एक दिन हमें एक छोटा सा लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम रियोमा है और उसकी एज सिर्फ 11 साल है। वो अकेला ही एक घने जंगल के अंदर रहता है जहां उसके साथ लगभग 1000 के करीब स्लाइम मॉन्स्टर्स भी रहते हैं। रियोमा बिल्कुल शांति से समझाता है कि उसके पास कितने अलग अलग टाइप्स के स्लाइम्स हैं और कैसे हर स्लाइम उसकी डेली लाइफ में किसी न किसी तरह उसकी मदद करता है। सुबह होते ही रियोमा शिकार के लिए जंगल के अंदर निकल पड़ता है। वो बताता है कि आमतौर पर उसका सामना गॉब्लिन्स या बैंडिट से हो ही जाता है और उसे मजबूरन उनसे फाइट करनी पड़ती है। इतनी छोटी एज होने के बावजूद उसकी एबिलिटीज काफी अनयूजुअल और पावरफुल लगती है। लेकिन उस दिन जंगल का माहौल काफी शांत रहता है और उसके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आती। तभी अचानक शांति टूट जाती है जब रियोमा को थोड़ी दूर से लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। एक ग्रुप जोर जोर से मदद के लिए पुकार रहा होता है क्योंकि उनका एक साथी ह्यूज बुरी तरह जख्मी हो चुका होता है और मौत के करीब होता है। रियोमा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है और पहले उसे लगता है कि शायद ये बैंडिट्स होंगे, लेकिन जब वो उन्हें ध्यान से देखता है तब उसे समझ आता है कि वो बैंडिट्स नहीं है। फिर भी एक नजर में वो उनकी सिचुएशन पूरी तरह नहीं समझ पाता। वो देखता है कि ह्यूज जमीन पर दर्द में पड़ा है और बाकी लोग उसका इलाज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम नहीं बन रहा। रियोमा आगे बढ़कर उनसे बात करता है। अचानक एक अजनबी बच्चे को देखकर ग्रुप के लोग चौंक जाते हैं। उनमें से एक बंदा तुरंत तलवार निकालकर उसकी तरफ पॉइंट करता है और गुस्से में पूछता है कि तुम कौन हो। रियोमा एक पल के लिए बिल्कुल स्टिफ हो जाता है। तब ग्रुप का दूसरा मेंबर हैरानी से कहता है कि इतनी खतरनाक जगह पर एक छोटा लड़का अकेला कैसे रह सकता है। रियोमा अपने मन में थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है क्योंकि उसने कई सालों से किसी इंसान से बात ही नहीं की थी। उसे अपनी आवाज भी अजीब और रफ सी लगती है। फिर वो हिम्मत करके उन्हें बताता है कि उसके पास ऐसी मेडिसिन है जो उनके दोस्त की जान बचा सकती है और वो मदद करने का ऑफर करता है। ग्रुप का एक मेंबर ध्यान से आगे बढ़ता है, मेडिसिन को स्मेल करके चेक करता है और कंफर्म करता है कि ये बिल्कुल असली और सेफ है। ह्यूज को तुरंत वो मेडिसिन दे दी जाती है और थोड़ी ही देर में उसकी कंडीशन इंप्रूव होने लगती है। ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो अभी भी बेहोश होता है, लेकिन खतरा टल चुका होता है। ग्रुप का लीडर रियोमा का दिल से शुक्रिया अदा करता है। रियोमा उन्हें इनवाइट करता है कि जब तक उनका साथी ठीक ना हो जाए तब तक वो उसके घर पर आराम कर सकते हैं। रास्ते में चलते हुए ग्रुप चुपचाप रियोमा को ऑब्जर्व करता रहता है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि एक छोटा सा लड़का सच में इस जंगल में बिल्कुल अकेला रहता है। थोड़ी दूर चलने के बाद रियोमा अचानक रुक जाता है और सबको वार्न करता है कि एक मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा है। ग्रुप तुरंत फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी उन्हें दिखाई देता है कि एक बड़ा ग्रुप स्लाइम्स का उनकी तरफ आ रहा है। जैसे ही वो अपने वेपन्स उठाने लगते हैं, रियोमा तुरंत उन्हें रोक देता है और समझाता है कि ये स्लाइम्स उसके अपने कंपेनियंस हैं। ये सुनकर सब अपनी तलवारें नीचे कर देते हैं और माफी मांगते हैं। फिर सब लोग दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में ग्रुप का लीडर बताता है कि बचपन में उसके पास भी एक स्लाइम था जो उसका पहला कंपेनियन बना था। रियोमा उससे पूछता है कि क्या वो एक टेमर है। लीडर जवाब देता है कि वो पहले टेमर था और उसका पूरा परिवार जनरेशन से टेमर्स का काम करता आ रहा है। वो बताता है कि उसके पास रेड हॉर्सेस और स्टॉर्म मंकीज जैसे कंपेनियंस भी हैं। ये सुनकर रियोमा को धीरे धीरे समझ आता है कि ये आदमी शायद कोई बहुत ही हाई स्टेटस नोबल होगा। थोड़ी देर बाद वो एक बड़ी सी दीवार के सामने पहुंच जाते हैं जो पूरा रास्ता ब्लॉक किए होती है। ग्रुप को लगता है कि शायद यही रास्ता खत्म हो गया है और वो हैरान होते हैं कि रियोमा का घर आखिर कहाँ होगा। तब रियोमा बिल्कुल कामली मैजिक यूज करके दीवार में एक बड़ा सा ओपनिंग बना देता है और उसके पीछे उसका घर दिखाई देता है। वो सबको अंदर आने का इशारा करता है। ग्रुप पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अब उन्हें समझ आता है कि रियोमा सिर्फ मैजिक यूजर ही नहीं बल्कि एक पावरफुल बैरियर क्रिएटर भी है। घर के अंदर जाकर वो अपने जख्मी साथी को बेड पर लेटा देते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। चारों तरफ नजर डालने पर उन्हें साफ दिखाई देता है कि घर का सारा सामान सिर्फ एक ही इंसान के लिए बना हुआ है। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि रियोमा सच में बिल्कुल अकेला रहता है। थोड़ी देर बाद रियोमा और मेडिसिन लेकर वापस आता है और उन्हें दे देता है। ग्रुप उसे दिल से थैंक्स कहता है और लीडर उसे पैसे देकर बदला चुकाने की कोशिश करता है, लेकिन रियोमा मना कर देता है और बताता है कि ये मेडिसिन उसने खुद बनाई है। ये बात सुनकर सब और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जब वो पूछते हैं कि क्या वो सच में ये फॉर्मूलाज खुद बनाता है, रियोमा सीधा हाँ बोल देता है। बार बार पूछे जाने पर कि वो असल में कौन है, रियोमा थोड़ा नर्वस हो जाता है और बात को घुमाने के लिए उन्हें आइस्ड वाटर ऑफर कर देता है। लेकिन जब ग्रुप को पता चलता है कि रियोमा आइस मैजिक भी यूज कर सकता है तो उनकी हैरानी और बढ़ जाती है। लीडर अब सीरियसली जवाब मांगता है और रियोमा समझ जाता है कि अब वो सच छुपा नहीं सकता। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उसका नाम रियोमा है। वो कहता है कि पहले वो अपने दादा दादी के साथ रहता था, लेकिन 3 साल पहले दोनों की डेथ हो गई। लीडर ये सुनकर माफी मांगता है। फिर वो अपना परिचय देता है और बताता है कि उसका नाम रेनहार्ड जमील है और वो जमील डची का ड्यूक है। ये सुनते ही रियोमा पूरी तरह घबरा जाता है और तुरंत माफी मांगने लगता है। ड्यूक मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम माफी क्यों मांग रहे हो, जबकि मदद तो तुमने हमारी की है। असल कर्ज तो हम पर है, तुम पर नहीं। उसके बाद ग्रुप के बाकी मेंबर्स भी धीरे धीरे अपना इंट्रोडक्शन रियोमा को देना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक बंदा आगे बढ़ता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि उसका नाम कामिल है और वो एक मेज है। फिर दूसरा आदमी अपना परिचय देता है और बताता है कि उसका नाम ज़ेफ है
और वो एक एक्सप्लोरर के रूप में काम करता है। तीसरा मेंबर थोड़ा झिझकते हुए रियोमा से माफी मांगता है क्योंकि पहली मुलाकात में उसने रियोमा पर तलवार तान दी थी। रियोमा बिल्कुल शांति से उसे रियोश्योर करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसी सिचुएशन में कॉशियस रहना बिल्कुल नेचुरल होता है। फिर रियोमा उनसे पूछता है कि आखिर उनके साथ रास्ते में हुआ क्या था। ड्यूक बताते हैं कि जंगल के बाहर उन पर कुछ बैंडिट्स ने अचानक एम्बुश कर दिया था। रियोमा पूछता है कि क्या ह्यूज को चोट उसी वजह से लगी थी, लेकिन ड्यूक जवाब देते हैं कि नहीं, असली वजह कुछ और थी। वो समझाते हैं कि फाइट के बीच अचानक जंगल से काला बियर निकल आया था और उसने सीधा उन पर अटैक कर दिया। ह्यूज को जो चोट लगी थी वो उसी बियर के हमले की वजह से थी। कामिल बीच में ऐड करता है कि उन्होंने कैसे तैसे उस ब्लैक बियर को हरा तो दिया, लेकिन उस फाइट के दौरान उनके सारे हॉर्सेस डर कर भाग गए। ह्यूज बुरी तरह इंजर्ड था और उसे तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने सिटी तक पहुंचने के लिए जंगल का शॉर्टकट लेने का फैसला किया और इसी वजह से उनकी मुलाकात रियोमा से हो पाई। ड्यूक थोड़ी देर रुककर रियोमा से पूछते हैं कि क्या वो एक और सवाल पूछ सकते हैं। रियोमा बिल्कुल पोलाइटली हाँ कह देता है। ड्यूक पूछते हैं कि इतनी सारी मैजिक एबिलिटीज और पोशन बनाने की स्किल होने के बावजूद रियोमा इस जंगल में अकेला क्यों रहता है। उन्हें ये बात काफी अजीब लगती है। रियोमा धीरे से समझाता है कि उसने जो भी सीखा अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखा था, जो पहले एडवेंचरर्स हुआ करते थे। ड्यूक पूछते हैं कि क्या इसका मतलब यह है कि उसका परिवार अभी सफर पर है और रियोमा उनके लौटने का इंतजार कर रहा है। रियोमा सर हिलाकर मना करता है और बताता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कहता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स 3 साल पहले गुजर चुके हैं और तब से वो बिल्कुल अकेला रह रहा है। मरने से पहले उन्होंने रियोमा को सलाह दी थी कि वो किसी गांव में जाकर बस जाए, लेकिन जब रियोमा वहां गया तो आउटसाइडर होने की वजह से विलेजर्स ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। ड्यूक ये सब सुनकर कहते हैं कि वो उसकी सिचुएशन समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए ये मानना मुश्किल है कि एक छोटा सा लड़का 3 साल तक अकेले जंगल में सर्वाइव कर गया। रियोमा बिल्कुल सिंपल तरीके से जवाब देता है कि वो ठीक था और इन 3 सालों में उसने अपना सब कुछ खुद संभाला। तभी कामिल अपनी बैग से क्रिस्टल बॉल निकालता है, जो किसी इंसान की एबिलिटीज दिखाने और ये कंफर्म करने के लिए यूज होता है कि वो क्रिमिनल है या नहीं। वो रियोमा से रिक्वेस्ट करता है कि एक बार इस क्रिस्टल को ट्राई करे। जैसे ही रियोमा क्रिस्टल को टच करता है, वो दिखाता है कि रियोमा बिल्कुल इनोसेंट है और उसके पास हाउस कीपिंग स्किल, मेंटल पेन रेजिस्टेंस और फिजिकल पेन रेजिस्टेंस जैसी एबिलिटीज हैं। जब ग्रुप को पता चलता है कि सिर्फ 11 इयर्स की एज में रियोमा के पास इतनी एबिलिटीज है, तो सब के सब पूरी तरह स्पीचलेस रह जाते हैं। ड्यूक ये सब देखकर मन ही मन फैसला कर लेते हैं कि वो रियोमा को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। उन्हें अभी तक एग्जैक्ट प्लान समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन वो सोच लेते हैं कि घर पहुंचकर वो अपने फादर और अपनी वाइफ एलिस से इस बारे में जरूर बात करेंगे। कुछ घंटों बाद आखिरकार ह्यूज को होश आ जाता है। अब उसकी कंडीशन स्टेबल हो चुकी होती है, इसलिए ड्यूक और उनका ग्रुप वापस जाने की तैयारी करता है। ह्यूज उठकर सबसे पहले रियोमा का शुक्रिया अदा करता है और अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि वो ड्यूक का पर्सनल गार्ड है और अगर कभी भी रियोमा को किसी मदद की जरूरत हो तो वो बिना झिझक उस पर भरोसा कर सकता है। रियोमा भी सबको थैंक्स कहता है और ग्रुप उससे फेयरवेल लेकर वहां से निकल जाता है। उनके जाने के बाद कहानी अचानक थोड़ा ट्विस्ट लेती है। रियोमा अपनी असली सच्चाई रिवील करता है। वो बताता है कि अपनी पिछली लाइफ में वो एक नॉर्मल ऑफिस एम्प्लॉय था जो ओवरवर्क और स्ट्रेस की वजह से मर गया था। 3 साल पहले उसका रीइंकारनेशन हुआ और वो इस दुनिया में 11 इयर्स के लड़के के रूप में दोबारा जन्मा। अपनी पुरानी एबिलिटीज के साथ उसने स्लाइम्स को टेम करना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी नई लाइफ जीना सीख लिया। कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां रियोमा अपने स्लाइम्स को काउंट कर रहा होता है और नोटिस करता है कि उनकी नंबर्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तभी अचानक उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो उसका नाम पुकार रही होती हैं। जब वो ऊपर देखकर नोटिस करता है तो उसे ह्यूज, ड्यूक और पूरा ग्रुप दोबारा दिखाई देता है। इस बार उनके साथ ड्यूक का परिवार और कुछ सर्वेंट्स भी होते हैं। रियोमा सबको देखकर काफी खुश हो जाता है और वार्मली उनका स्वागत करता है। उसी वक्त ड्यूक के फादर आगे बढ़ते हैं, मुस्कुराते हुए रियोमा को ग्रीट करते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर ड्यूक की वाइफ एलिस भी रियोमा को दिल से थैंक्स कहती है क्योंकि उसने उनके हस्बैंड और उनके आदमियों की जान बचाई थी। ड्यूक अपनी बेटी एलियारिया का भी इंट्रोडक्शन करवाते हैं। एलियारिया चारों तरफ देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसने एक साथ इतने सारे स्लाइम्स पहले कभी नहीं देखे होते। रियोमा सबका स्वागत करता है और थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर कहता है कि उसके पास उनके लिए ऑफर करने को कुछ खास तैयार नहीं है। ड्यूक के फादर हंसकर कहते हैं कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो बिना किसी नोटिस के यहाँ हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने सुना था कि रियोमा ने इन सब स्लाइम्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं। ड्यूक पूछते हैं कि क्या पिछली बार के बाद इन स्लाइम्स की नंबर्स और ज्यादा बढ़ गई हैं। रियोमा हाँ में सर हिलाकर कंफर्म करता है और बताता है कि ये स्लाइम्स स्प्लिटिंग के जरिए मल्टीप्लाई हो गए हैं। एलियारिया क्यूरियस होकर रियोमा से पूछती है कि क्या सच में इतने सारे स्लाइम्स उसके घर के अंदर फिट हो सकते हैं। रियोमा कामली जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। फिर वो सबको प्रैक्टिकली दिखा देता है। छोटे छोटे स्लाइम्स को मर्ज करके एक सिंगल बड़ा स्लाइम बना देता है। ये सीन देखकर सब लोग पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं। वो हैरानी से कहते हैं कि आज तक किसी भी टेमर ने ऐसा काम कभी नहीं किया। रियोमा सिंपल तरीके से उन्हें समझाता है कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है और उसकी बातें सुनकर उनका अमेजमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
उसके बाद रियोमा सबको घर के अंदर इनवाइट करता है और एक बार फिर सबको चिल्ड आइस वाटर ऑफर करता है। थोड़ी देर बाद ड्यूक रियोमा को एक बहुत ही फाइनली क्राफ्टेड वॉच गिफ्ट के रूप में देते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने नोटिस किया था कि रियोमा के घर में बस यही एक चीज मिसिंग थी। रियोमा इमोशनल होकर उनका शुक्रिया अदा करता है और गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है। फिर ड्यूक बताते हैं कि वो सिर्फ मिलने के लिए नहीं आए, बल्कि एक और इंपॉर्टेंट वजह भी है। एलियारिया आगे बढ़कर रियोमा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे भी एक स्किल्ड टेमर बनना सिखाए। वो कहती है कि उसे स्लाइम्स रेज करने का बहुत शौक है, लेकिन उसे शुरुआत कैसे करें ये बिल्कुल नहीं पता, इसलिए वो रियोमा से गाइडेंस मांगती है। रियोमा धीरे धीरे उसे अलग अलग टाइप्स के स्लाइम्स के बारे में समझाने लगता है। क्लीनर स्लाइम्स, गार्बेज स्लाइम्स जैसे अनयूजुअल टाइप्स के बारे में सुनकर सब लोग काफी सरप्राइज हो जाते हैं। वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ बताता है कि कैसे हर स्लाइम डेली लाइफ में किसी न किसी काम आता है, और खासकर क्लीनर स्लाइम्स पर सबका ध्यान काफी ज्यादा चला जाता है। एलियारिया डिसाइड करती है कि वो एक क्लीनर स्लाइम को रेज करना चाहती है। रियोमा थोड़ा हेजिटेंट हो जाता है क्योंकि उसे समझाने का तरीका थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। वो कहता है कि ये मेथड वो सिर्फ मर्दों को समझाएगा और सब लड़कों को अलग बुला लेता है। असल तरीका बताना थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन ह्यूज बिना झिझक सीधा बोल देता है कि क्लीनर स्लाइम को अट्रैक्ट करने के लिए नहाने के बाद बचा हुआ पानी यूज होता है, क्योंकि वो बॉडी स्वेट पर रिएक्ट करता है। ये सुनकर वहां मौजूद लेडीज तुरंत एम्बैरेस्ड हो जाती हैं और गुस्से में ह्यूज को हल्का सा मार देती हैं। उसके बाद एलियारिया नहाने जाती है, पानी कलेक्ट करती है और स्लाइम्स के पास लेकर जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आती है तो उसके साथ एक टेम्ड स्लाइम होता है। उसकी खुशी साफ साफ उसके चेहरे पर दिख रही होती है। रियोमा उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उसके एफर्ट की तारीफ करता है। घर के अंदर बैठकर रियोमा अपना पहला स्लाइम याद करता है जिसे उसने सबसे पहले टेम किया था और अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के नाम पर ताबूची नाम दिया था। फिर एलियास रियोमा से पूछती है कि अब उसका आगे का प्लान क्या है। रियोमा ऑनेस्टली कहता है कि उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि वो यहीं रुकेगा या कहीं और जाएगा। तब ड्यूक के फादर सजेस्ट करते हैं कि अगर रियोमा चाहे तो वो उनके साथ जिमिल टाउन चल सकता है और जब भी मन हो वापस आ सकता है। थोड़ा सोचने के बाद रियोमा उनके साथ जाने के लिए अग्री कर लेता है और ये सुनकर पूरा ग्रुप काफी खुश हो जाता है। रियोमा अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है। ड्यूक ऑफर करते हैं कि उनका हेड बटलर सब सामान डायमेंशनल बैग में स्टोर कर देगा, लेकिन रियोमा पोलाइटली मना कर देता है और बताता है कि उसके पास ऑलरेडी अपना डायमेंशनल बैग है। ये सुनकर सब एक बार फिर सरप्राइज रह जाते हैं, क्योंकि रियोमा एक और टाइप की मैजिक में एक्सपर्ट निकला। एलियास, जो खुद भी मैजिक में काफी पैशनेट है, एक्साइटेड होकर कहती है कि अगर रियोमा चाहे तो वो उसे और एडवांस्ड मैजिक सिखाने में मदद करेगी। उस रात रियोमा अपने घर का सारा सामान इकट्ठा करता है। अगले दिन सुबह हेड बटलर कैरेजेस और हॉर्सेस को स्टोरेज से निकालता है और सब लोग सफर के लिए निकल पड़ते हैं। जर्नी काफी स्मूथ चल रही होती है और रियोमा पहली बार इतने कंफर्ट के साथ ट्रैवल एंजॉय करता है। लेकिन एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और लैंडस्लाइड की वजह से रोड पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। ड्यूक सोचते हैं कि शायद उन्हें दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा, जिससे उनका सफर 3 दिन और लंबा हो जाएगा। तभी रियोमा अपना रेनकोट पहनकर बाहर निकलता है और मदद करने का ऑफर देता है। सब लोग उसके लिए थोड़ा वरिड हो जाते हैं और उसे केयरफुल रहने को कहते हैं। रियोमा अपनी मैजिक यूज करके गीली मिट्टी को पत्थर में बदल देता है और उसके स्लाइम्स मिलकर सारा मलबा साइड हटा देते हैं। कुछ ही देर में पूरा रास्ता क्लियर हो जाता है। ड्यूक उसका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एलियास भी रियोमा के पास आकर उसकी तारीफ करती है और कहती है कि उसे उस पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। उस मोमेंट पर रियोमा को पहली बार यह एहसास होता है कि फैमिली का हिस्सा होना कैसा फील होता है। 3 दिन बाद बिना किसी और प्रॉब्लम के सब लोग सेफली टाउन पहुंच जाते हैं। रियोमा अपने रूम में आकर बताता है कि वो लोग जिम्मिल सिटी पहुंच गए हैं, जो अपनी माइनिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ये इस दुनिया का पहला शहर होता है जहां रियोमा ने कदम रखा होता है और ये एक्सपीरियंस उसे अंदर ही अंदर काफी खुश कर देता है। वो नोटिस करता है कि माइंस पहले के कंपैरिजन में हर साल कम प्रोडक्शन दे रही हैं। रेनहार्ट का मेन गोल भी यही होता है कि वो इन माइंस को इंस्पेक्ट करके डिसाइड करे कौन सी माइंस चलती रहेंगी और कौन सी बंद करनी पड़ेंगी। सेटल होने के बाद रियोमा ड्यूक के फैमिली के साथ चर्च जाता है, जहां उसे एक डेटा टैबलेट दिया जाता है जो एक कार्ड की तरह पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है। एक लेडी उसे एक रूम में लेकर जाती है जहां एक पैनल और क्रिस्टल होता है और उससे कहती है कि अपना हाथ उस पर रखे। जैसे ही रियोमा हाथ रखता है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर अपीयर हो जाती है। उसकी स्किल्स, एबिलिटीज और ट्रेट्स सब क्लियरली दिखाई देते हैं। बाहर आने के बाद ड्यूक के फादर रियोमा से काफी सीरियस टोन में बात करते हैं। वो उसे सलाह देते हैं कि अपनी असली एबिलिटीज को ज्यादा लोगों से छुपा कर रखे। एक छोटे बच्चे के पास इतनी रेयर और पावरफुल एबिलिटीज होना काफी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। वो समझाते हैं कि प्रॉब्लम से बचने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि रियोमा अपनी ताकतों को सीक्रेट रखे, लेकिन साथ ही वो ये भी मान लेते हैं कि रियोमा की एबिलिटीज इतनी यूनिक है कि उन्हें पूरी तरह छुपाना भी आसान नहीं होगा। ग्रैंडफादर रियोमा को सजेस्ट करते हैं कि वो किसी मेजर गिल्ड में रजिस्टर करे और जल्दी से अपना रैंक इंप्रूव करे ताकि सोसाइटी में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना सके। रियोमा ये सुन के थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है और पूरी बात समझ नहीं पाता। तब अलीस समझाती हैं कि रियोमा की एबिलिटीज उसकी एज के किसी भी नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा है और ये बात उसे क्राउड में अलग तरह से हाईलाइट कर सकती है। इस वजह से गलत लोगों की नजर भी उस पर पड़ सकती है, इसलिए उसे थोड़ा केयरफुल रहना होगा।
इलियारिया, जो काफी एडमिरेशन के साथ रियोमा को देख रही होती है, उससे उसकी मैजिकल कैपेसिटी के बारे में पूछती है। रियोमा कैजुअली जवाब देता है कि उसकी कैपेसिटी लगभग 100,000 है। ये सुनकर इलियारिया पूरी तरह शॉक रह जाती है और डिसबिलीफ के साथ पूछती है कि इतनी हाई कैपेसिटी होने के बावजूद वो मैजिक इतनी स्मूथली कैसे कंट्रोल कर लेता है। वो बताती है कि उसकी अपनी कैपेसिटी करीब 200,000 है, लेकिन फिर भी उसे कंट्रोल करने में काफी स्ट्रगल होता है। रियोमा हैरान रह जाता है और समझता है कि इलियारिया किसी बहुत पावरफुल मैजिक लिनियज से बिलोंग करती है। फिर इलियारिया रियोमा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे मैजिक कंट्रोल करना सिखाए। रियोमा अपना सिंपल और लॉजिकल मेथड समझाता है और एक बार फिर सब लोग उसकी क्लियर थिंकिंग से काफी इंप्रेस्ड हो जाते हैं। चर्च से निकलने के बाद सब लोग टेमर गिल्ड की तरफ जाते हैं, जहां रियोमा और इलियारिया दोनों ऑफिशियली रजिस्टर करते हैं। ग्रैंडफादर उन्हें समझाते हैं कि रियोमा को इस गिल्ड में रैंक अप करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि प्रमोशन टेम्ड बीस्ट के लेवल पर डिपेंड करता है और स्लाइम्स होने की वजह से प्रोग्रेस स्लो रहेगी। इसीलिए वो सजेस्ट करते हैं कि रियोमा को एडवेंचरस गिल्ड ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि वहां उसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एडवेंचरस गिल्ड पहुंचने के बाद रियोमा को रजिस्ट्रेशन के लिए एक कॉम्बैट टेस्ट देना पड़ता है। ड्यूक की पूरी फैमिली एक्साइटेड होकर टेस्ट देखने लगती है। पहला टेस्ट होता है स्टेशनरी टारगेट्स पर बो से शूट करना। रियोमा अपनी हंटिंग स्किल्स यूज करता है और एक के बाद एक सभी टारगेट्स को परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ हिट करता जाता है। सब लोग उसकी स्पीड और प्रिसीजन देखकर हैरान रह जाते हैं। दूसरा टेस्ट मूविंग टारगेट्स का होता है, जिसमें हवा में उड़ते डिस्क्स को हिट करना होता है। ये इन्वेंशन किसी और दुनिया से आए हुए इंसान ने बनाया था, जिन्होंने फायर आर्म्स जैसी चीजें भी इंट्रोड्यूस की थी, जिसे शूजान कहते हैं। रियोमा बिना कोई गलती किए हर एक टारगेट को एग्जैक्ट हिट करता है। टेस्ट के बीच अचानक एग्जामिनर उसकी तरफ एक नाइफ फेंक देता है। रियोमा तुरंत रिएक्ट करता है, नाइफ को ब्लॉक करता है और काउंटर अटैक के लिए रेडी हो जाता है। एग्जामिनर तुरंत टेस्ट रोक देता है। रियोमा थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर माफी मांगता है कि उसने इतनी जल्दी रिएक्ट कर दिया। एग्जामिनर हंसते हुए कहता है कि वो सिर्फ रियोमा का रिएक्शन देखना चाहता था। फिर वो बताता है कि उसे हमेशा क्यूरियोसिटी थी कि ड्यूकल फैमिली रियोमा को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही है। तब रिवील होता है कि वो एग्जामिनर असल में गिल्ड मास्टर ही है। ऑफिस के अंदर गिल्ड मास्टर रियोमा को इन्फॉर्म करते हैं कि अब वो ऑफिशियली एक रैंक जी एडवेंचरर बन चुका है और अगर मेहनत करे तो फ्यूचर में रैंक एस तक भी पहुंच सकता है। वो समझाते हैं कि रियोमा नीचे बोर्ड पर लगी क्वेस्ट्स में से अपनी रैंक के हिसाब से कोई भी काम चूज कर सकता है। रियोमा नीचे आकर रिसेप्शनिस्ट से मिलता है, जो उसे गाइड करती है कि कैसे मिशन सिलेक्ट करने हैं। बोर्ड चेक करने के बाद रियोमा एक हाउस क्लीनिंग का क्वेस्ट चूज करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके स्लाइम्स ये काम आसानी से हैंडल कर लेंगे। अगले दिन रियोमा अपने स्लाइम्स को साथ लेकर मिशन पर निकल पड़ता है। ड्यूक की फैमिली उसे गुड लक बोलकर सेंड ऑफ करती है। जब वो दिए गए एड्रेस पर पहुंचता है, एक कैट पर्सन उसका स्वागत करती है और थोड़ा डाउटफुल होकर पूछती है कि क्या सच में वो क्लीनिंग के लिए आया है। घर से आ रही स्ट्रॉन्ग बदबू रियोमा को थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो लेडी अपना नाम मिया बताती है और उसका शुक्रिया अदा करती है कि वो मदद करने आया। रियोमा अंदर जाकर सिचुएशन समझता है। बेसमेंट पूरी तरह गार्बेज से भरी होती है, क्योंकि सारा कचरा सालों से वहीं डंप हो रहा था। सबसे पहले रियोमा अपने गार्बेज स्लाइम्स को रिलीज करता है, जो धीरे धीरे पूरा कचरा खत्म कर देते हैं। उसके बाद वो ऑर्गेनाइजिंग स्लाइम्स यूज करता है ताकि जगह को प्रॉपर ऑर्डर में लाया जा सके। आखिर में वो अर्थ मैजिक का यूज करके टूटी हुई दीवार को रिपेयर कर देता है। सिर्फ कुछ ही घंटों में पूरा काम स्मूथली कंप्लीट हो जाता है। मिया ये सब देखकर पूरी तरह स्टन रह जाती है और यकीन ही नहीं कर पाती कि काम इतनी जल्दी हो गया। जब रियोमा उससे पूछता है कि अब जगह कैसी लग रही है, मिया इमोशनल होकर रोने लगती है और बार बार उसका धन्यवाद करती है। उसका रिएक्शन देखकर रियोमा को अंदर से काफी सेटिस्फैक्शन फील होता है और वो कहता है कि अब मिशन पूरा हो गया। मिया अग्री करती है और मिशन कंप्लीशन फॉर्म साइन कर देती है। रियोमा उससे गुड बाय बोलकर वापस एडवेंचरस गिल्ड की तरफ निकल पड़ता है। गिल्ड पहुंचकर वो अपनी सक्सेस रिपोर्ट करता है। रिसेप्शनिस्ट इतनी जल्दी उसके लौटने पर हैरान हो जाती है और जब सुनती है कि मिशन कंप्लीट हो चुका है तो और भी सरप्राइज्ड हो जाती है। रियोमा नॉर्मल तरीके से कहता है कि ये काम उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। जब रिसेप्शनिस्ट उसे रिवॉर्ड देती है, रियोमा थोड़ा हेजिटेंट हो जाता है और पूछता है कि अमाउंट ज्यादा तो नहीं है। वो समझाती है कि पेमेंट बिल्कुल सही है और मिया ने खुद रिवॉर्ड थोड़ा इंक्रीज करने की रिक्वेस्ट की थी। रियोमा को फिर भी ये काफी जेनरस अमाउंट लगता है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट साइन करके रिवॉर्ड एक्सेप्ट कर लेता है। तभी गिल्ड मास्टर रियोमा को बुला लेते हैं और उसे एक प्राइवेट रूम में ले जाते हैं बात करने के लिए। गिल्ड मास्टर कैजुअली रिमार्क करते हैं कि लगता है रियोमा ने मिया का घर पूरी तरह से क्लीन कर दिया। रियोमा थोड़ा क्यूरियस होकर पूछता है कि क्या वो मिया को जानते हैं। गिल्ड मास्टर जवाब देते हैं कि हाँ, वो भी एक एडवेंचरर है, लेकिन उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि कोई उसके बेसमेंट को हैंडल कर पाएगा। वो रियोमा से पूछते हैं कि काम कैसे हुआ। रियोमा सिंपल तरीके से बताता है कि उसने अपने स्लाइम्स और थोड़ी सी मैजिक की मदद से सब मैनेज कर लिया। गिल्ड मास्टर ये सुनकर इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि रियोमा की स्किल्स एक और इम्पोर्टेंट जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। रियोमा तुरंत समझ जाता है और कहता है कि शायद वो पब्लिक टॉयलेट्स वाली रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं। गिल्ड मास्टर हैरान होकर पूछते हैं कि उसे ये कैसे पता। रियोमा कामली जवाब देता है कि उसने वो टास्क नोटिस बोर्ड पर देखा था।
गिल्ड मास्टर कहते हैं कि अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है और बताते हैं कि ये काम असल में गवर्नमेंट की तरफ से कमीशन किया गया था। ये प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब सैनिटेशन वर्कर्स को पेमेंट देने से इनकार कर दिया गया था, जो शहर की इनकम कम होने की वजह से हुआ था। रियोमा कहता है कि उसने सुना था कि स्टील माइंस का आउटपुट काफी कम हो गया है। गिल्ड मास्टर इस बात को कंफर्म करते हैं और समझाते हैं कि शहर ने अपना बजट बैलेंस करने के लिए एक्सपेंसेस कम करने की कोशिश की थी। उन्होंने अजीब और इलॉजिकल रीजंस देकर पेमेंट रोक दी और इसी वजह से कोई भी ये काम करने को रेडी नहीं हो रहा था। रियोमा बिना ज्यादा सोच विचार के कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और वो अगले दिन से ये टास्क शुरू कर देगा। गिल्ड मास्टर उसका शुक्रिया अदा करते हैं और अश्योर करते हैं कि रिवॉर्ड काफी अच्छा मिलेगा। तभी रियोमा सजेस्ट करता है कि इस पूरे मैटर के बारे में ड्यूक को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि ड्यूक इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। गिल्ड मास्टर पूछते हैं कि रियोमा को ऐसा क्यों लगता है। रियोमा जवाब देता है कि ड्यूक की फैमिली ने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के उसकी मदद की थी जब वो बिल्कुल स्ट्रेंजर था, इसलिए उसे पूरा यकीन है कि ड्यूक सही डिसीजन लेंगे। गिल्ड मास्टर इस बात से अग्री करते हैं और कहते हैं कि रिपोर्ट करना ही सही होगा। उसी शाम रियोमा ड्यूक की फैमिली से मिलता है और उन्हें पूरी सिचुएशन डिटेल में एक्सप्लेन करता है। ड्यूक ये सब सुनकर काफी गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत हेड बटलर को बुला लेते हैं। वो पूछते हैं कि क्या गवर्नमेंट ऑफिस के रिपोर्ट्स में एक्सपेंसेस अनचेंज दिखाए गए थे। ड्यूक कहते हैं कि अगर रियोमा की बात सच है तो ये सीधा पब्लिक फंड्स का मिसयूज और एम्बेजलमेंट का केस बनता है। वो बिना देरी किए इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे देते हैं और रियोमा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसकी वजह से इतना बड़ा करप्शन सामने आया। ग्रैंडफादर भी काफी नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे क्राइम्स बिल्कुल माफ करने लायक नहीं होते। पूरा फैमिली काफी अपसेट होती है और रियोमा को समझाती है कि ये पब्लिक सर्विसेज लोगों के कंफर्ट के लिए होती हैं, साथ ही ये उन कॉमन लोगों को काम देती हैं जो इस तरह की जॉब्स पर डिपेंड करते हैं। अगली सुबह रियोमा पब्लिक टॉयलेट्स की तरफ निकल पड़ता है अपना टास्क शुरू करने। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, वहां की स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। रियोमा बिना घबराए अपने स्लाइम्स को रिलीज करता है और उन्हें पूरे एरिया में काम पर लगा देता है। घंटों तक लगातार मेहनत चलती रहती है और धीरे धीरे जगह बिल्कुल क्लीन और ऑर्डरली हो जाती है। काम के दौरान रियोमा नोटिस करता है कि उसके स्लाइम्स अनयूजुअली फास्ट रेट पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वो थोड़ा क्यूरियस होकर और इन्वेस्टिगेट करता है और तब उसे पता चलता है कि वहां नीचे एक वेस्ट स्वॉर्म बना हुआ है। ये देखकर रियोमा तुरंत एडवेंचरर्स गिल्ड की तरफ भागता है ताकि सिचुएशन रिपोर्ट कर सके। वहां पहुंचकर देखता है कि ड्यूक की फैमिली पहले से ही गिल्ड मास्टर के साथ मीटिंग कर रही है। रियोमा सबके सामने पूरी बात एक्सप्लेन करता है और बताता है कि कंटैमिनेशन अभी सिर्फ उसी एरिया तक लिमिटेड है, ज्यादा फैला नहीं है। अलीजे सबसे पहले आगे बढ़कर पूछती है कि क्या रियोमा बिल्कुल ठीक है। रियोमा उसे अश्योर करता है कि उसने अपने आप को पूरी तरह से क्लीन कर लिया है और कोई कंटैमिनेशन साथ नहीं लाया। अलीजे कहती है कि उसका मतलब ये नहीं था और पूछती है कि उसे कहीं दर्द या कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं फील हो रही। रियोमा उनकी कंसर्न देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और अंदर ही अंदर एक वार्मथ फील करता है कि कोई उसकी सच में परवाह कर रहा है। गिल्ड मास्टर समझाते हैं कि जो कंटैमिनेशन रियोमा ने डिस्कवर किया है वो एक तरह का हार्मफुल मैजिक है जो लंबी एक्सपोजर पर बॉडी और माइंड दोनों को अफेक्ट कर सकता है। रियोमा उनकी बात बीच में काटकर कहता है कि वो ये मिशन खुद हैंडल करना चाहता है और जो भी अफेक्टेड लोग होंगे उनका ट्रीटमेंट भी वो खुद करेगा। गिल्ड मास्टर पूछते हैं कि इतना डेंजर जानने के बाद भी क्या वो आगे बढ़ना चाहता है। रियोमा कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि सोर्स को एलिमिनेट करना जरूरी है, वरना प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। वो सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करता है कि पूरा एरिया सील कर दिया जाए ताकि प्यूरिफिकेशन कंप्लीट होने तक कोई अंदर ना आए। अलीजे थोड़ी चिंता के साथ कहती है कि ये काम काफी रिस्की लग रहा है। ग्रैंडफादर सजेस्ट करते हैं कि एक पूरी वर्कफोर्स भेज दी जाए ताकि काम जल्दी हो सके। रियोमा उन सब का कंसर्न अप्रिशिएट करता है, लेकिन फर्मली कहता है कि ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो और लोग बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए वो रिक्वेस्ट करता है कि उसे अपने स्लाइम्स के साथ ये काम अकेला ही हैंडल करने दिया जाए। इलियस पूछती है कि क्या इसका मतलब ये है कि रियोमा कंटैमिनेटेड एरिया के बाहर रह सकता है। रियोमा कामली एक्सप्लेन करता है कि स्लाइम्स अकेला पूरा काम हैंडल नहीं कर सकते और उसे खुद भी मदद करनी पड़ेगी, खासकर वॉल्स और सीलिंग्स जैसे बड़े सर्फेसेस पर। वो अपना स्किल पैनल सबको दिखाता है और रीअश्योर करता है कि उसकी रेजिस्टेंसेस इतनी स्ट्रांग हैं कि वो ये काम सेफली कर सकता है। बात क्लियर होने के बाद रियोमा वापस साइड पर चला जाता है। उसके आसपास एक पूरी एडवेंचरर्स की टीम सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए खड़ी रहती है और यहाँ से काम दोबारा शुरू हो जाता है। काम के दौरान इलियस और इलियारिया वहाँ खाना और पोशंस लेकर आ जाती हैं, क्योंकि दोनों रियोमा की कंडीशन को लेकर काफी वरीड थीं। उसी वक्त ड्यूक और उनके लोग अपने ऑफिस से पूरे मैटर को हैंडल कर रहे होते हैं, जबकि गिल्ड मास्टर अंदर ही अंदर काफी टेंस रहते हैं, सिर्फ इस बात की चिंता में कि कहीं रियोमा को कुछ हो ना जाए। जेफ, मिया और उनके साथी भी वहां आकर रियोमा का हालचाल पूछते हैं। जेफ उससे कहता है कि थोड़ा ब्रेक ले लो और मिया भी कहती हैं कि कुछ देर रेस्ट कर लेना चाहिए। रियोमा उनका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन कहता है कि वो काम बीच में नहीं छोड़ना चाहता। उसका मानना था कि जब तक कंटैमिनेशन पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता तब तक रुकना सही नहीं होगा। वो सबको बताता है कि काम लगभग कंप्लीट होने वाला है और बिना टाइम वेस्ट किए वापस लग जाता है। आखिरकार प्यूरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और मिशन ऑफिशियली खत्म हो जाता है। सब लोगों के चेहरे पर एक अलग ही रिलीफ नजर आता है।
रियोमा गिल्ड वापस जाकर रिपोर्ट करता है, जहां गिल्ड मास्टर उसके काम की भर भर के तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उसके लिए काफी बड़ा रिवॉर्ड रेडी किया जाएगा। बुरी तरह थका हुआ रियोमा अपने घर लौटता है, सिर्फ थोड़ी देर आराम करने की उम्मीद लेकर। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तब तक सुबह हो चुकी होती है। अंदर कदम रखते ही उसके दिमाग में अपनी पुरानी लाइफ की यादें आने लगती हैं, कैसे वो काम से थककर घर आता था और उसकी माँ उसका इंतजार करती थी। लेकिन इस बार जब वो घर एंटर करता है तो पूरी फैमिली उसका इंतजार कर रही होती है। सब उसका वार्मली वेलकम करते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के उसका ख्याल रखते हैं। ये सब देखकर रियोमा इमोशनल हो जाता है। वो कुछ बोल भी नहीं पाता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि इतने सालों बाद उसे एक बार फिर फैमिली की वार्मथ महसूस हो रही थी, जो उसने अपनी ग्रैंडमदर को खोने के बाद कभी फील नहीं की थी। वो अपने रूम में जाकर आराम करता है और इस नई दुनिया में पहली बार सच में सुकून महसूस करता है। उसी वक्त इलियारिया और इलीज मेड्स के साथ मिलकर रियोमा के लिए खाना तैयार कर रही होती हैं। हेड बटलर ऑफर करता है कि वो रियोमा को उठा देगा और इलियारिया धीरे से उसका शुक्रिया अदा करती है। जब रियोमा उठता है और अपने सामने इतना बड़ा और स्पेशल ब्रेकफास्ट देखता है तो हैरानी से पूछता है कि क्या सच में इलियारिया ने इतनी सुबह उठकर ये सब बनाया। वो स्माइल के साथ जवाब देती है कि हाँ, लेकिन माँ और बाकी सबकी मदद भी थी। ह्यूज बीच में बोल पड़ता है कि इलियारिया को रियोमा से एक रिक्वेस्ट भी करनी है। थोड़ी नर्वस होते हुए वो उससे पूछती है कि क्या रियोमा उसे मैजिक कंट्रोल सिखा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहले एक्सप्लेन किया था। रियोमा बिना किसी हेजिटेशन के मान जाता है और पूछता है कि क्या इसी वजह से उसने इतना स्पेशल मील बनाया है। जब वो हाँ कहती है तो रियोमा सिंसियरली उसका थैंक्स करता है और खाना शुरू कर देता है। इलियारिया पूछती है कि टेस्ट कैसा लगा है। रियोमा कहता है कि बिल्कुल डिलिशियस है, और ये सुनकर उसके चेहरे पर एक रिलीव्ड स्माइल आ जाती है। सब लोग खाने की तारीफ कर ही रहे होते हैं कि ह्यूज सडनली बोल पड़ता है कि मीट और एग्स का कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब लग रहा है। ये सुनते ही सारी लेडीज एक साथ रिएक्ट करती हैं और ह्यूज तुरंत चुप हो जाता है और शांति से खाना खाने लगता है। ब्रेकफास्ट के बाद हेड बटलर रियोमा को टी सर्व करता है और पूछता है कि वो आगे क्या सीखना चाहेगा। रियोमा कहता है कि अब वो ऑफेंसिव मैजिक सीखना चाहता है। ये सुनकर कमील तुरंत बोल पड़ता है कि वो उसे सिखाएगा। रियोमा शुक्रिया कहता है और दोनों ट्रेनिंग एरिया की तरफ चले जाते हैं। रियोमा इलियारिया से पूछता है कि क्या वो फायर और आइस मैजिक में स्पेशलाइज करती है। वो कंफर्म करती है और रियोमा कहता है कि ये दोनों मैजिक कंट्रोल करना काफी टफ होता है। वो समझाता है कि आइस को पैटर्न्स में कैसे शेप किया जा सकता है और फायर को फायरवर्क्स जैसा कैसे बनाया जा सकता है, और इलियारिया से ट्राई करने को कहता है। वो ये भी पूछता है कि क्या इलियारिया वाटर मैजिक यूज कर सकती है। वो कहती है कि ज्यादा स्किल्ड नहीं है, लेकिन ट्राई जरूर करेगी। रियोमा डेमो देता है, पानी और हवा के छोटे छोटे बबल्स बनाकर जो धीरे धीरे हवा में तैरते रहते हैं। इलियारिया ये देखकर फैसिनेटेड हो जाती है और खुद ट्राई करती है। पहली बार उसके बबल्स जल्दी टूट जाते हैं। रियोमा उसे ट्रिक समझाता है कि पानी को ऐसे इमेजिन करो जैसे स्लाइम के अंदर का फ्लूइड हो, जिससे फॉर्म स्टेबल रहता है। इलियारिया दोबारा ट्राई करती है और इस बार सक्सेसफुली बबल्स बना लेती है। उसके चेहरे पर एक प्राउड स्माइल आ जाती है। फिर रियोमा एक बड़ा बबल क्रिएट करके दिखाता है और दोनों मिलकर उसे एक दूसरे के बीच पास करते हैं, जैसे एक फन मैजिकल मोमेंट हो। उसके बाद रियोमा मैजिक से एक छोटी सी फिश बना देता है जो हवा में तैरती रहती है, और ये देखकर सब लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं, सिर्फ सरप्राइज के साथ। इलियारिया दिल से रियोमा का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे इतनी अच्छी तरह सिखाया। इसके बाद रियोमा कमील के साथ ऑफेंसिव मैजिक सीखने लगता है। कमील जो कुछ जानता था सब सिखाता जाता है, लेकिन रियोमा इतनी तेजी से सब ग्रास्प कर लेता है कि कुछ ही देर में कमील के पास और टेक्निक्स ही नहीं बचती सिखाने को। तब हेड बटलर आगे आता है और ऑफर करता है कि वो रियोमा को स्पेशल मैजिक सिखा सकता है। रियोमा एक्साइटेड होकर तुरंत मान जाता है। कमील मुस्कुराते हुए कहता है कि रियोमा सच में लकी है। रियोमा हेड बटलर का थैंक्स करता है। हेड बटलर पूछता है कि क्या रियोमा को स्टोरेज बॉक्स के अलावा भी कोई स्पेशल मैजिक आती है या नहीं। रियोमा कामली जवाब देता है कि वो टेलीपोर्टेशन मैजिक भी यूज कर सकता है। जब हेड बटलर उसे डेमोन्स्ट्रेट करने को कहते हैं तो रियोमा बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत अपनी एबिलिटी दिखा देता है। ये देखकर हेड बटलर काफी इंप्रेस्ड हो जाते हैं। वो रियोमा को बताते हैं कि अब वो एडवांस स्पेशल मैजिक सीखने के लिए बिल्कुल रेडी है, जिसमें रोटेशन और होम टेक्निक्स भी शामिल है। रियोमा थोड़ा सरप्राइज्ड होकर पूछता है कि क्या ये सच में पॉसिबल है। हेड बटलर कॉन्फिडेंटली अश्योर करते हैं कि स्पेशल मैजिक कुछ फिक्स्ड प्रिंसिपल्स पर काम करती है और अगर सही तरह प्रैक्टिस की जाए तो सब कुछ सीखा जा सकता है। सबसे पहले वो रोटेशन मैजिक सिखाते हैं, जो पूरी तरह एक क्लियर मेंटल इमेज पर डिपेंड करती है। रियोमा फोकस के साथ ट्राई करता है और कुछ ही देर में सक्सेसफुल हो जाता है। वो सिंसियरली हेड बटलर का थैंक्स करता है। इसके बाद आती है होम डायमेंशन मैजिक, जो एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ स्टोरेज होती है, लेकिन काफी ज्यादा पावरफुल और हाई कैपेसिटी वाली। रियोमा लगातार प्रैक्टिस करता रहता है जब तक उसका कंट्रोल स्टेबल नहीं हो जाता। काफी मेहनत के बाद वो थोड़ा एग्जॉस्टेड फील करता है, लेकिन खुश भी होता है। वो पूछता है कि क्या वो अपने स्लाइम्स को भी इस डायमेंशन के अंदर कैरी कर सकता है। हेड बटलर हाँ में जवाब देते हैं और रियोमा एक बार फिर उनका दिल से शुक्रिया अदा करता है। हेड बटलर उसकी डेडिकेशन की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि अब वापस चलना चाहिए क्योंकि अंधेरा हो चुका है और रियोमा को टाइम का एहसास तक नहीं हुआ। अगली सुबह सब लोग अबैंडन नॉर्थ जियोल माइन की तरफ निकलते हैं ताकि इलियारिया को रियल मॉन्स्टर कॉम्बैट की ट्रेनिंग दी जा सके।
ड्यूक एक्सप्लेन करते हैं कि नोबल्स का फर्ज होता है अपनी जमीन और अपने लोगों को डेंजर से प्रोटेक्ट करना। रियोमा क्यूरियस होकर पूछता है कि क्या ये रूल लेडीज पर भी अप्लाई होता है। ग्रैंडफादर जवाब देते हैं कि हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूकल फैमिली के हर मेंबर पर लागू होती है। इलीस ऐड करती हैं कि नोबल्स को कॉम्बैट, मैजिक, मैनर्स, गवर्नेंस और इकोनॉमिक्स सब कुछ सीखना पड़ता है, क्योंकि उनके कंधों पर पूरे किंगडम की जिम्मेदारी होती है। रियोमा ये सब सुनकर क्वाइटली समझने लगता है और इलियारिया बताती है कि इसी वजह से वो जल्द ही रॉयल कैपिटल जाने वाली है। ये बात सुनकर रियोमा के दिल में हल्की सी सैडनेस आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो फिर से अकेला हो जाएगा। जब सब माइन पर पहुंचते हैं, रियोमा अपने होम डायमेंशन ओपन करके अपने स्लाइम्स को बाहर बुला लेता है। ह्यूज पूछता है कि क्या दोनों रेडी हैं। रियोमा और इलियारिया साथ में माइन के अंदर एंटर करते हैं। अंदर घुसते ही पहला मॉन्स्टर सामने आ जाता है और इलियारिया को खुद फाइट करने का मौका दिया जाता है। वो आइस एरो कास्ट करती है, लेकिन पहली बार अटैक मिस हो जाता है। मॉन्स्टर तेजी से आगे बढ़ता है और इस बार वो एक और एरो रिलीज करती है। इस बार अटैक बिल्कुल सही लगता है और मॉन्स्टर वहीं गिर जाता है। उसके चेहरे पर एक रिलीफ भरी स्माइल आ जाती है। अब टर्न आता है रियोमा का। एक साथ 4 मॉन्स्टर सामने निकल आते हैं। सब लोग थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं और मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन रियोमा कामली बोलता है कि वो अकेला हैंडल करेगा। इलियारिया उसे बेस्ट ऑफ लक कहती है। रियोमा अपनी दोनों नाइव्स निकालता है और लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ता है। वो प्रिसाइज मूवमेंट्स के साथ सबके अटैक्स डॉज करता है और एक एक करके सब मॉन्स्टर्स को परफेक्टली फिनिश कर देता है। इलियारिया और बाकी सब लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं। उसकी स्पीड, एक्यूरेसी और कंट्रोल देखकर सब बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। उसकी फाइटिंग टेक्निक इतनी क्लीन थी कि एक भी मूवमेंट वेस्ट नहीं होती। इसके बाद रियोमा और इलियारिया और अंदर जाते हैं और बिना किसी मुश्किल के एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को डिफीट करते रहते हैं। जब एरिया पूरी तरह सेफ हो जाता है तो दोनों केव से बाहर निकलने का डिसीजन लेते हैं। निकलते वक्त इलियारिया को पास ही एक मेटल स्लाइम नजर आता है। वो तुरंत रिएक्ट करती है और उसे एस्केप होने से पहले ही आइस बैरियर में बंद कर देती है। वो स्लाइम रियोमा को लाकर गिफ्ट के रूप में देती है, उसका शुक्रिया अदा करते हुए कि उसने उसे मैजिक प्ले सिखाया। रियोमा थोड़ा हेजिटेट करता है और पूछता है कि क्या वो सच में ये देना चाहती है। इलियारिया बिना किसी डाउट के हाँ कह देती है। रियोमा ग्रेटिट्यूड के साथ गिफ्ट एक्सेप्ट करता है और उसका दिल से थैंक्स करता है। वापस आकर दोनों ड्यूक को पूरी रिपोर्ट देते हैं। ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं कि माइन के अंदर जो भी नई डिस्कवरी हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन गिल्ड को देनी चाहिए। बाहर आकर रियोमा रेड सॉइल को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और महसूस करता है कि इसमें आयरन प्रेजेंट है। वो एल्केमी यूज करके सीधा जमीन से आयरन एक्सट्रैक्ट कर देता है। ये नजारा देखकर सब लोग शॉक में रह जाते हैं। ग्रैंडफादर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि एक इंसान है जिसे वो रियोमा से मिलवाना चाहते थे। वो उसे रेनबैग से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो मॉर्गन ट्रेडिंग कंपनी के ओनर है। रियोमा अपना बनाया हुआ आयरन रेनबैग को दिखाता है। वो उसे ध्यान से एग्जामिन करके सच में इंप्रेस्ड हो जाते हैं और रियोमा को एक रियल एल्केमिस्ट कहते हैं। रियोमा अपनी और भी क्रिएशंस दिखाता है, जिससे रेनबैग बिल्कुल स्पीचलेस हो जाते हैं। ड्यूक और रियोमा अग्री करते हैं कि रियोमा के प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन रेनबैग हैंडल करेंगे, लेकिन रियोमा एक कंडीशन रखता है कि उसकी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखी जाए। रेनबैग वजह पूछते हैं। ड्यूक एक्सप्लेन करते हैं कि अगर दुनिया को पता चल गया कि रियोमा इतना टैलेंटेड एल्केमिस्ट और क्रिएटर है तो लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वो ये भी कहते हैं कि इन प्रोडक्ट से जो भी प्रॉफिट होगा वो सीधा रियोमा को मिलना चाहिए। रियोमा ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये अमाउंट उसके लिए बहुत ज्यादा है। ग्रैंडफादर कामली कहते हैं कि उनमें से किसी को पैसों की जरूरत नहीं है और जो भी कमाई होगी वो सिर्फ रियोमा की मेहनत का फल है। ये सुनकर रियोमा इमोशनल होकर उनका धन्यवाद करता है। घर लौटकर रियोमा मेटल स्लाइम पर एक्सपेरिमेंट्स करता है और देखता है कि अलग अलग अटैक्स उस पर कैसे काम करते हैं। वो डिस्कवर करता है कि नॉर्मल फिजिकल फोर्स और मैजिक उस पर बिल्कुल इफेक्ट नहीं करते, सिर्फ एसिड ही उसे नुकसान पहुंचा सकता है। थोड़ी देर बाद माया अपनी एडवेंचरर टीम के साथ आ जाती है और रियोमा को बुलाती है। जेफ पूछता है कि क्या वो निकलने के लिए रेडी है। रियोमा उन्हें थोड़ी देर अंदर बुला लेता है, अपने स्लाइम्स को इकट्ठा करता है और उनके साथ नेक्स्ट लोकेशन के लिए निकल पड़ता है। निकलते वक्त इलिया उसे मॉन्स्टर हंटिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक कहती है। रियोमा और टीम माइंस पर पहुंचते हैं, जहां गिल्ड मास्टर उन्हें पूरी सिचुएशन समझाते हैं। वो बताते हैं कि अंदर मेनली मैंटिसेस, बैट्स और छोटे रैट टाइप मॉन्स्टर्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी मैसिव नंबर्स हो सकती है, इसलिए गिल्ड मास्टर उन्हें केयरफुली आगे बढ़ने की वार्निंग देते हैं। अंदर एंटर होते ही जेफ कैजुअली मेंशन करता है कि उसने सुना है रोमा को रैंक F पर प्रमोट कर दिया गया है। रोमा कंफर्म करता है कि हाँ, उसके पिछले जॉब की वजह से ये प्रमोशन पॉसिबल हुआ। जेफ उससे कहता है कि अगर आज के हंट में उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो शायद वो सीधा रैंक E तक भी पहुंच सकता है। ग्रुप डिसाइड करता है कि काम आसान बनाने के लिए 2 टीम्स बना ली जाएं। माइंड के अंदर आगे बढ़ते हुए मिया क्यूरियस होकर रियोमा से पूछती है कि वो टोटल कितने स्लाइम्स कंट्रोल करता है। रियोमा बिल्कुल कामली लिस्ट बताता है। 728 स्टिकी स्लाइम्स, 323 एसिडिक स्लाइम्स, 3033 स्कैवेंजर स्लाइम्स, 11 प्योर स्लाइम्स, 2 हीलिंग स्लाइम्स, 1 मेटल स्लाइम और 1 नॉर्मल स्लाइम। ये नंबर सुनकर पूरी टीम 1 सेकंड के लिए बिल्कुल स्टन रह जाती है। विलाना उससे पूछती है कि वो यूजुअली कौन से वेपन्स यूज करता है। रियोमा एक्सप्लेन करता है कि वो ज्यादातर बो यूज करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर डैगर्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और थोड़ा ऑफेंसिव मैजिक भी यूज कर लेता है।
विलाना उसे सजेस्ट करती है कि वो फ्लाइंग मॉन्स्टर्स पर मैजिक का ज्यादा यूज करे, क्योंकि टीम में वही इकलौता है जो प्रॉपर अटैक स्पेल्स कास्ट कर सकता है। मिया ऐड करती है कि वो भी मैजिक यूज कर सकती है, लेकिन उसकी कैपेसिटी काफी लिमिटेड है, और रैबिट गर्ल कहती है कि वो तो बिल्कुल भी मैजिक यूज नहीं कर पाती। तभी अचानक मिया को कुछ मूवमेंट फील होती है और वो सबको अलर्ट कर देती है। तुरंत 3 मैंटिसेस उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन टीम बिना ज्यादा मुश्किल के उन्हें हरा देती है। कुछ लोग थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, सोचते हुए कि शायद मिशन बहुत ईजी होने वाला है, लेकिन मिया कहती है कि ये बेटर है, क्योंकि अगर अचानक पावरफुल मॉन्स्टर्स आ जाते तो सिचुएशन डेंजरस हो सकती थी। जैसे जैसे वो और डीप जाते हैं, विलाना नोटिस करती है कि केव के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बैट ओडर फैल रहा है। रियोमा एक प्लान प्रपोज करता है, बैट्स को एक ही बार में एलिमिनेट करने का आइडिया। वो अपनी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करता है और टीम अग्री कर लेती है कि ये काफी इफेक्टिव हो सकता है। रियोमा एक साउंड बॉम्ब थ्रो करता है और साथ ही अपने साथियों के अराउंड एक साउंड बैरियर कास्ट कर देता है, ताकि स्पेल का इफेक्ट उन पर ना पड़े। जब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पूरा चेंबर मरे हुए बैट से भरा पड़ा है और उनकी संख्या सोची हुई संख्या से कहीं ज्यादा थी। टीम रियोमा की क्विक थिंकिंग की दिल से तारीफ करती है। उसके बाद रियोमा एक स्लाइम को बढ़ा करके सब रिमेन्स को एक ही झटके में कंज्यूम करवा देता है। हंट आगे कंटिन्यू होता है और थोड़ी देर बाद टीम ब्रेक लेने का डिसीजन लेती है। बाहर निकलकर उन्हें एक टेंट दिखता है जो गिल्ड का लगता है। काफी सारे एडवेंचरर्स वहां इकट्ठा हो चुके होते हैं और रिसेप्शनिस्ट अनाउंस करती है कि सिचुएशन काफी अर्जेंट हो गई है। गिल्ड मास्टर बताते हैं कि एक टीम को माइन के अंदर गॉब्लिन्स मिले हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां एक मैसिव गॉब्लिन विलेज हो सकता है जिसमें 500 से ज्यादा गॉब्लिन्स प्रेजेंट है। ये सुनकर सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। रियोमा तुरंत कहता है कि गॉब्लिन्स को जल्दी से जल्दी एलिमिनेट करना होगा, वरना ये थ्रेट और बड़ा हो जाएगा। गिल्ड मास्टर भी अग्री करते हैं और तुरंत एक गॉब्लिन पर्जिंग ऑपरेशन अनाउंस कर देते हैं। गॉब्लिन विलेज माइन के काफी अंदर लोकेटेड होता है। प्लान का पहला फेज होता है टनल्स को ब्लॉक करना, ताकि कोई भी गॉब्लिन भाग न सके। एडवेंचरर्स को अलग अलग जगह पोजीशन दे दी जाती है। ऑपरेशन स्टार्ट होते ही माया और रैबिट गर्ल सबसे पहले अंदर जाकर गॉब्लिन्स का अटेंशन अपनी तरफ खींचती हैं और फिर उन्हें प्लान्ड एरिया की तरफ ले आती हैं। उसी रास्ते पर रियोमा पहले से ट्रैप सेट करके रखता है। जैसे ही गॉब्लिन्स पीछा करते हुए आते हैं, वो एसिडिक स्लाइम से भरे पिट्स में गिरने लगते हैं और ऑलमोस्ट इंस्टेंटली खत्म हो जाते हैं। जो गॉब्लिन्स ट्रैप से बच जाते हैं उन्हें टीम एरोस से एलिमिनेट कर देती है। इस तरह कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ गॉब्लिन्स को सिस्टमैटिकली खत्म किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है, सबको रियलाइज होता है कि गॉब्लिन्स की संख्या 1000 से भी कहीं ज्यादा है, जितनी किसी ने इमेजिन भी नहीं की थी। थोड़ी देर बाद एक सीरियस प्रॉब्लम आ जाती है। एडवेंचरर्स के एरोज धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, लेकिन गॉब्लिन्स की नंबर्स कम होने का नाम ही नहीं लेती। ये देखकर फाइनली रियोमा डिसाइड करता है कि अब बैटल उसे ही एंड करनी पड़ेगी। वो अपने स्लाइम्स को आगे भेज देता है और साथ ही एक पावरफुल साउंड बॉम्ब रिलीज करता है। एडवेंचरर्स तुरंत पीछे हटकर अपने कान बंद कर लेते हैं। अटैक खत्म होते ही सब देखते हैं कि पूरे गॉब्लिन्स का सफाया हो चुका है। तब जाकर उन्हें रियलाइज होता है कि असल में लगभग 2000 गॉब्लिन्स वहां छुपे हुए थे। जैसे ही सब थोड़ा रिलैक्स करने लगते हैं, अचानक एक गॉब्लिन लीडर सामने आ जाता है, साथ में कुछ एडवांस्ड गॉब्लिन्स के साथ। रियोमा बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपने स्लाइम्स को कमांड देता है और कुछ ही मोमेंट्स में वो पूरा थ्रेट एलिमिनेट हो जाता है। इस तरह फाइनली मिशन कंप्लीट हो जाता है। माइन से निकलने से पहले रियोमा अपनी क्लीनिंग स्लाइम्स को यूज करके अपने साथियों को पूरी तरह साफ कर देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं जब वो देखते हैं कि जो गंदगी उन्हें लग रहा था कभी नहीं उतरेगी, वो सेकंड्स में गायब हो जाती है। फिर भी काफी लोग अपने कपड़े डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि स्टेंच और डैमेज काफी ज्यादा हो चुका होता है। माइन के बाहर रियोमा की मुलाकात रिसर्चर लेबॉन से होती है, जो हीलिंग स्लाइम की परफॉर्मेंस देखकर बिल्कुल अमेज्ड हो जाता है। लेबॉन एक्सप्लेन करता है कि स्लाइम की हीलिंग एबिलिटी पहले से काफी इंक्रीज हो गई है। रियोमा ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने ये इंटेंशनली नहीं किया था। लेबॉन गेस करता है कि शायद लगातार इंजर्ड लोगों पर यूज होने की वजह से स्लाइम इवॉल्व हो गया होगा, इसलिए वो पहले से ज्यादा इफेक्टिव बन चुका है। एडवेंचरर्स रियोमा को घेर लेते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी जान बचाने के लिए और गॉब्लिन्स को हराने के लिए। सब हैरान होते हैं कि एक छोटा सा लड़का इतने सारे स्लाइम्स को अकेला कंट्रोल कर सकता है। उसके कंपेनियंस धीरे से कहते हैं कि भले ही रियोमा अभी बच्चा हो, लेकिन दिल और काम से वो एक सच्चा एडवेंचरर बन चुका है। गिल्ड मास्टर सबको इकट्ठा करके इतनी डेंजरस मिशन कंप्लीट करने के लिए उनका धन्यवाद करता है। वो प्रॉमिस करता है कि सबको एक बड़ा बोनस रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये सुनकर सब एडवेंचरर्स के चेहरे पर रिलीफ और एक्साइटमेंट साफ दिखने लगता है। शाम होते होते रियोमा अपने दोस्तों के साथ टाउन की तरफ वापस निकल पड़ता है। रास्ते भर सब उससे स्लाइम्स के बारे में सवाल पूछते रहते हैं। वो क्या खाते हैं, कैसे ग्रो करते हैं और कैसे इतने पावरफुल बन गए हैं। जब वैगन आगे बढ़ रहा होता है, रियोमा जेफ के पास आकर कहता है कि वो थोड़ा रेस्ट कर ले, क्योंकि लंबा सफर और लगातार विजिलेंस की वजह से वो काफी थक गया होगा। जेफ मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि रियोमा को भी रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा मेहनत की है। रियोमा मानता है कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे गोब्लिन्स होंगे। जेफ कहता है कि उन्हें शायद और बेटर प्रिपरेशन करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे सरप्राइजेस एडवेंचर्स का हिस्सा होते ही हैं। वो डिसाइड करता है कि ड्राइविंग वही करेगा और रियोमा को बिल्कुल टेंशन ना लेने को कहता है। रियोमा धीरे से जेफ को थैंक्स बोलता है और थोड़ा रिलैक्स होने के लिए सीट पर पीछे टिक जाता है। मन ही मन वो सोचता है कि ये नई दुनिया उसकी पुरानी लाइफ से कितनी अलग है
और यहाँ के लोग कितनी काइंड और केयरिंग हैं। जैसे ही वो फाइनली घर पहुंचता है, अपने दोस्तों से गुड बाय बोलकर अंदर चला जाता है। फैमिली के साथ बैठकर वो पूरा मिशन डिटेल में एक्सप्लेन करता है, सब कुछ जो भी हुआ। सब लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते हैं और उसे शाबाशी देते हैं। तभी रियोमा थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है कि उसे एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। वो बताता है कि उसने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि उसे आगे क्या करना है। वो कहता है कि चाहे जितना भी थैंक्स बोल ले, जो मदद ये लोगों ने उसके लिए की है उसका पूरा एहसान कभी चुका नहीं पाएगा। इसलिए उसने सोचा है कि अब टाइम आ गया है कि वो यहाँ से निकलकर अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ स्टार्ट करे। ये बात सुनकर इलिया और पूरी फैमिली एकदम सरप्राइज रह जाती है। वो उससे पूछते हैं कि अचानक छोड़कर जाने का आइडिया क्यों आया। रियोमा कामली एक्सप्लेन करता है कि अगर वो हमेशा इन पर डिपेंड करता रहा तो शायद कभी अपनी असली आइडेंटिटी और अपनी कैपेबिलिटी को समझ ही नहीं पाएगा। वो कहता है कि इन लोगों की वजह से ही वो गिल्ड ज्वाइन कर पाया, एक प्रॉपर एडवेंचरर बन पाया, लेकिन अब वो थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल हो गया है और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहता है। रूम का एटमॉस्फेयर थोड़ा इमोशनल और हैवी हो जाता है। दरवाजे के बाहर ड्यूक के सारे मेन चुपचाप ये बातें सुन रहे होते हैं। मेड्स आकर उनसे कुछ पूछना चाहती हैं, लेकिन ह्यूग्स उन्हें धीरे से रोक देता है ताकि पूरी बात क्लियर सुन सके। एलिज रियोमा की तरफ देखकर पूछती है कि क्या वो हमेशा के लिए उन्हें छोड़ना चाहता है। रियोमा तुरंत जवाब देता है, बिल्कुल नहीं। वो कहता है कि वो सबको अपनी फैमिली मानता है और सिर्फ अपने आप को चैलेंज करना चाहता है, क्योंकि अब वो थोड़ा सेटल फील करने लगा है। एलिज उसकी बात ध्यान से सुनती है और फिर कहती है कि अगर उसका इंटेंशन सच में यही है तो वो उसका डिसीजन रिस्पेक्ट करती है। इलिया ये सुनकर हैरान हो जाती है और अपनी माँ से पूछती है कि वो रियोमा को रोक क्यों नहीं रही। एलिज मुस्कुराते हुए समझाती है कि जैसे इलिया को अपने सपने पूरे करने के लिए कैपिटल जाना जरूरी है, वैसे ही रियोमा को भी अपनी ग्रोथ के लिए ये स्टेप लेना पड़ेगा। वो ऑनेस्टली कहती है कि रियोमा अभी भी काफी छोटा है और उस एज में पैम्पर्ड होना नॉर्मल बात है। तब ड्यूक बीच में बोलते हैं और एलिज को एक पुरानी बात याद दिलाते हैं। एलिज थोड़ा हेजिटेट करती है और रियोमा और इलिया कंफ्यूज होकर पूछते हैं कि आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। ग्रैंडफादर कामली एक्सप्लेन करते हैं कि उन लोगों को पहले से अंदाजा था कि एक ना एक दिन रियोमा ये डिसीजन जरूर लेगा। हेड बटलर ऐड करता है कि जब रियोमा पहली बार शहर आया था, उसने बिना किसी मदद के तुरंत गिल्ड रजिस्टर किया और लगातार हार्ड वर्क करता रहा, जो उस एज के बच्चे के लिए काफी अनयूजुअल था। उन्हें ये तो पता था कि वो ऐसा बोलेगा, बस ये थोड़ा जल्दी हो गया। ग्रैंडफादर रियोमा को कहते हैं कि वो उसे रोकेंगे नहीं, लेकिन उसे ये वार्निंग देते हैं कि खुद पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर मत डाले, क्योंकि ओवरवर्क कभी अच्छा नहीं होता। फिर वो कुछ कंडीशंस रखते हैं। रियोमा को उन्हें लेटर्स के थ्रू कांटेक्ट में रहना होगा, कभी कभी मिलने आना होगा, और अगर कभी भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो बिना हिचकिचाहट के मांगनी होगी। रियोमा पूरी सीरियसनेस के साथ सारी शर्तें एक्सेप्ट कर लेता है। इलिया कहती है कि वो रियोमा के डिसीजन से थोड़ी सैड जरूर है, लेकिन उसे पूरा सपोर्ट करती है। फिर वो एक पर्सनल रिक्वेस्ट करती है कि 3 साल बाद दोनों दोबारा जरूर मिले। वो एक्सप्लेन करती है कि उसकी ग्रेजुएशन 6 साल की है और बीच में एक लंबी छुट्टी मिलेगी, तब दोनों मिल सकते हैं। रियोमा ये रिक्वेस्ट हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेता है और एटमॉस्फेयर थोड़ा लाइट हो जाता है। तभी इलीज कहती है कि एक और बात फाइनल करनी बाकी है। रियोमा पूछता है क्या, तो इलीज स्ट्रिक्टली कहती है कि जब तक वो शहर में रहेगा होटल में ही रहेगा, इस बात पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। रियोमा थोड़ा ऑब्जेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इलीज उसकी एक नहीं सुनती। आखिरकार वो मान जाता है। फिर रियोमा पूछता है कि फैमिली कब तक शहर में रुकने वाली है। वो जवाब देते हैं जब तक ग्रिल फ्रॉग्स दिखना शुरू नहीं हो जाते। ये सुनकर रियोमा थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, क्योंकि उसे पता है कि उन क्रीचर्स की स्किन वेपन्स बनाने में यूज होती है। ग्रैंडफादर बताते हैं कि उनके इंटरनल ऑर्गन्स मेडिसिन में भी काम आते हैं। वो समझाते हैं कि हर साल ये फ्रॉग्स एक नियर बाय लेक के पास बड़ी क्वांटिटी में आते हैं। रियोमा पूछता है कि क्या ये कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए यूज होंगे। ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये मेन टारगेट नहीं है, असली टारगेट लीमा बर्ड्स हैं जो उसी टाइम पर वहां इकट्ठा होते हैं। रियोमा एडमिट करता है कि उसने कभी उन बर्ड्स के बारे में नहीं सुना। इलिया उसे एक बुक में उनकी इलस्ट्रेशंस दिखाती है और रियोमा उनकी ब्यूटीफुल फेदर्स देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है। एलिज बताती है कि उन बर्ड्स की आवाज भी उतनी ही सुंदर होती है और उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें टेम करना बहुत मुश्किल होता है। इलिया एक्साइटेड होकर कहती है कि जब वो बर्ड्स आते हैं पूरा लेक उनसे भर जाता है। ये सुनकर रियोमा काफी एक्साइटेड हो जाता है और फैमिली कहती है कि उसे भी उनके साथ जरूर चलना चाहिए। रियोमा तुरंत हाँ बोल देता है और इलिया भी काफी खुश हो जाती है। फिर ड्यूक रियोमा से एक छोटा सा फेवर मांगते हैं। रियोमा पूछता है क्या, तो ड्यूक कहते हैं कि जब तक वो सिटी में है कभी कभी अबैंडन माइंस चेक करता रहे ताकि वहां मॉन्स्टर्स दोबारा न बस जाए। रियोमा बिना हिचकिचाहट ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। वो रियलाइज करता है कि भले ही वो इंडिपेंडेंट होने की बात कर रहा हो, लेकिन अभी भी इन लोगों का सपोर्ट उसके साथ हमेशा रहेगा, और ये सोचकर उसे काफी सुकून मिलता है। अगला दिन रियोमा और एलिया मॉर्गन ट्रेडिंग कंपनी प्लान डिस्कस करने जाते हैं। कंपनी के प्रेसिडेंट रियोमा के आइडिया से काफी इंप्रेस हो जाते हैं, खासकर जब उन्हें पता चलता है कि एक स्लाइम गॉब्लिन लेवल की गंदगी को भी आसानी से साफ कर सकता है। वो रियोमा की तारीफ करते हुए कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आ रहा है, और मैं इसे वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो चलो लाइक भी कर दो। ठीक है, अरे अब कर भी दो। प्रेसिडेंट सजेस्ट करता है कि रियोमा को मर्चेंट गिल्ड में रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये काम उसके लिए परफेक्ट फिट है और इससे काफी प्रॉफिट मिलेगा।
वो कहते हैं कि बिना डिले किए आज ही रजिस्टर कर लेना चाहिए। रियोमा ये सुनकर हाँ बोल देता है, लेकिन पोलाइटली पूछता है कि क्या उसकी वजह से उन्हें कोई इनकन्वीनियंस तो नहीं होगा। प्रेसिडेंट हल्की सी हंसी के साथ जवाब देते हैं कि अब तो वो लोग ऑलमोस्ट फैमिली जैसे ही हो गए हैं, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। गिल्ड की तरफ जाते हुए प्रेसिडेंट रियोमा को बताते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह सपोर्ट करने वाले हैं। ये सुनकर इलिया भी काफी एक्साइटेड हो जाती है। गिल्ड पहुंचकर रियोमा अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है। काउंटर के पीछे बैठी लेडी अपना नाम ग्लीस बताती है और कहती है कि वो यहाँ की गिल्ड मास्टर है। वो कंफर्म करती है कि रियोमा एक क्लीनिंग सर्विस स्टार्ट करना चाहता है। जब रियोमा हाँ बोलता है तब ग्लीस प्रेसिडेंट की तरफ देखकर कहती है कि अगर अभी रजिस्टर हो गया तो फ्यूचर में टैक्सेस और पेनल्टीज से बचना ईजी हो जाएगा जब बिजनेस ग्रो करेगा। दोनों मिलकर पूरा प्लान डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ग्लीस ध्यान से सब सुनती है और रियोमा को कॉम्प्लीमेंट देती है। कहती है कि उसका सोचने का तरीका काफी स्मार्ट है और आइडिया भी एक्सेलेंट है। वो तुरंत उसका रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर देती है। फिर प्रेसिडेंट शॉप लोकेशन सेलेक्ट करने की बात उठाते हैं। ग्लीस थोड़ी सी साय करती है और एक मैप निकालती है। एक प्रॉपर्टी लो प्राइस पर ऑफर करती है क्योंकि उस जगह के साथ कुछ प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई थी। सब लोग मिलकर साइट विजिट करते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें एक बड़ी सी लेकिन पूरी तरह रूइंड बिल्डिंग दिखती है। प्रेसिडेंट एक्सप्लेन करते हैं कि पहले ये जगह एक इन और वेयरहाउस के रूप में यूज होती थी, लेकिन एक फायर एक्सीडेंट के बाद पूरी तरह बर्बाद हो गई। रियोमा मैप को ध्यान से स्टडी करता है और रियलाइज करता है कि लोकेशन एक्चुअली काफी आइडियल है। रेसिडेंशियल एरिया, एडवेंचरर्स गिल्ड और इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल बीच में है। थोड़ा सोचने के बाद वो डिसाइड कर लेता है कि यही जगह खरीदनी चाहिए। प्रेसिडेंट उसे अश्योर करते हैं कि पेपर वर्क वो खुद हैंडल कर लेंगे और बताते हैं कि वो अपना कमीशन लेंगे और साथ ही एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज भी प्रोवाइड करेंगे ताकि बिजनेस स्मूथली स्टार्ट हो सके। सब फाइनल होने के बाद रियोमा बिल्डिंग को रिस्टोर करना शुरू करता है। अपने फ्रेंड्स और ड्यूक के मैन की हेल्प से शॉप को क्लीन, रिपेयर और पूरी तरह रेडी किया जाता है। जब काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, इलिया सजेस्ट करती है कि जगह को थोड़ा लाइवली बनाने के लिए फ्लावर्स और हर्ब्स लगाने चाहिए। रियोमा को यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो तुरंत अग्री कर लेता है। सब मिलकर ये काम करते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं। रास्ते में रियोमा सोचने लगता है कि शॉप का एक प्रॉपर ग्रैंड ओपनिंग होना चाहिए। घर पहुंचकर वो ड्यूक की फैमिली को बताता है कि उसने अपनी शॉप का ओपनिंग सेरेमनी प्लान किया है और चाहता है कि सब लोग जरूर आएं। वो पर्सनली जाकर एडवेंचरर्स गिल्ड मास्टर, अपने एडवेंचरर फ्रेंड्स और मर्चेंट गिल्ड मास्टर को भी इन्वाइट करता है। सब लोग उसकी इन्विटेशन खुशी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद रेनबैक अपने दोनों बेटों के साथ कैरेज में बैठकर शॉप की तरफ निकलते हैं। वो लोग जो भी देखते हैं उससे काफी इंप्रेस हो जाते हैं, यहाँ तक कि शॉप का नाम सुनकर भी इंटरेस्टिंग रिएक्शन देते हैं। अंदर रियोमा 2 मेट्स की हेल्प से पार्टी के लिए फूड प्रिपेयर कर रहा होता है और इलिया भी उनके साथ हेल्प करती है। जब सब रेडी हो जाता है, रियोमा उन सबको दिल से थैंक्स बोलता है। थोड़ी देर में रेनबैक और उनके दोनों सन्स भी वहां पहुंच जाते हैं। सन्स को लगता है कि शायद रियोमा ड्यूक फैमिली का ही कोई रिलेटिव होगा, लेकिन उनके फादर तुरंत उन्हें करेक्ट कर देते हैं। रियोमा आगे बढ़कर उनका वार्म वेलकम करता है। ड्यूक दोनों यंग मैन को इंट्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं कि अब से ये दोनों रियोमा के असिस्टेंट्स होंगे। रेनबैक बताते हैं कि एज कम होने के बावजूद ये दोनों पहले उनकी कंपनी के ल्यूयम ब्रांच में मैनेजर और डेप्यूटी मैनेजर रह चुके हैं, जो काफी सक्सेसफुल ब्रांच थी। रियोमा उन्हें अंदर ले जाकर पूरा सिस्टम समझाता है कि शॉप कैसे काम करेगी। वो स्पेशल लॉन्ड्री बैग्स दिखाता है और एक्सप्लेन करता है कि कस्टमर्स को पहले ये बैग्स खरीदने होंगे जिसमें वो अपने गंदे कपड़े डालेंगे। बैग्स अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है, रीयूजेबल है और प्राइस भी उसी हिसाब से रखा गया है। कपड़े और पेमेंट लेने के बाद कस्टमर्स को एक रिसीप्ट दी जाएगी जो पिकअप के टाइम काम आएगी। फिल्ड बैग्स एक अलग रूम की शेल्फ्स पर रख दिए जाते हैं जहां क्लीनिंग स्लाइम्स अपना काम करते हैं। रियोमा उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने कभी क्लीनिंग स्लाइम्स के बारे में सुना है। वो जवाब देते हैं कि रेनबैक ने थोड़ा बहुत बताया था। फिर रियोमा उन्हें लाइव प्रोसेस दिखाता है। क्लीनिंग स्लाइम कपड़े वॉश करता है, मेटल स्लाइम उन्हें प्रेस करता है और स्टिकी स्लाइम उन्हें फोल्ड करके सॉर्ट करता है। दोनों भाई ये सब देखकर काफी इंप्रेस हो जाते हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन देने के बाद रियोमा पूछता है कि क्या उन्हें कोई सवाल है। वो कहते हैं कि फिलहाल सब क्लियर है। रियोमा मनी मन सोचता है कि शायद उनके लिए ये काम थोड़ा बेसिक लग रहा होगा क्योंकि पहले उनकी पोजीशंस काफी हाई थी। वो उन्हें शॉप का बाकी हिस्सा भी दिखाता है, इंक्लूडिंग लिविंग क्वार्टर्स। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे गेस्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। रियोमा क्लारा और कोल से हेल्प मांगता है और दोनों हैप्पीली मान जाते हैं। पार्टी स्मूथली चलती है और सब लोग काफी एंजॉय करते हैं। रियोमा एक छोटी सी स्पीच देता है, सबको आने और सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बोलता है। सब लोग तालियों के साथ उसकी बात का वेलकम करते हैं। अगली सुबह रियोमा थोड़ा नर्वस होता है, सोचता है कि पहले दिन शायद ज्यादा कस्टमर्स ना आए। क्लारा और कोल आकर उसे ग्रीट करते हैं और तीनों मिलकर शॉप की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। रियोमा एडवेंचरर्स गिल्ड जाकर अनाउंसमेंट करता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि न्यूज पहले ही पूरे शहर में फैल चुकी है। उसे पता चलता है कि मिया और विलानिया सुबह जल्दी उठकर पूरे शहर में पोस्टर्स लगाकर आई थी। रियोमा एक हर्ब गैदरिंग क्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और मैलिन के पास रजिस्टर करवाता है। वो पूछती है कि क्या बिजनेस स्टार्ट होने के बाद भी वो एडवेंचरर का काम कंटिन्यू करेगा। रियोमा कैजुअली हाँ बोलकर वहां से निकल जाता है। फिर वो अबैंडन्ड माइंस चेक करता है जैसा उसे बोला गया था और वहां मिले मॉन्स्टर्स को क्लियर कर देता है।
उसके बाद स्लाइम्स की मदद से हर्ब्स कलेक्ट करके गिल्ड में सबमिट करता है, रिवॉर्ड लेता है और शॉप वापस आ जाता है। जैसे ही शॉप पहुंचता है वो हैरान रह जाता है, स्टोर कस्टमर से पूरी तरह भरा हुआ था। वो तुरंत क्लारा और कोल के साथ काम में लग जाता है। सब मिलकर एफिशिएंटली काम करते हैं और कस्टमर्स खुश होकर वापस जाते हैं। दिन के एंड पर शॉप बंद होती है और रियोमा टीम को उनकी मेहनत के लिए थैंक्स बोलता है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि क्लारा और कोल सुबह से रात तक बिना रुके काम कर रहे थे। उसे अपनी पुरानी लाइफ याद आ जाती है जब वो ओवरवर्क की वजह से थक जाता था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि और स्टाफ हायर करना जरूरी है। जब वो क्लारा से पूछता है कि 4 लोग और हायर करने का आइडिया कैसा रहेगा, तो वो तुरंत एग्री कर लेती है। कोल भी कहता है कि मर्चेंट गिल्ड फ्यूचर में और ज्यादा काम उन्हें दे सकता है, इसलिए एक्स्ट्रा हेल्प यूजफुल रहेगी। रियोमा उन दोनों को थैंक्स बोलता है और तुरंत मर्चेंट गिल्ड की तरफ निकल जाता है, उन्हें बोलकर कि सेल्स कैलकुलेशन के बाद जरूर रेस्ट कर लेना। रियोमा गिल्ड पहुंचता है जहां ग्लीस उससे पूछती है कि उस दिन बिजनेस कैसा रहा। रियोमा थोड़ी एक्साइटेड टोन में बताता है कि काम इतना ज्यादा था कि सब लोग पूरी तरह ओवरवेल्म्ड हो गए। ये सुनकर ग्लीस हल्की सी स्माइल के साथ कहती है कि लगता है तुम नए एम्प्लॉइज ढूंढने आए हो। रियोमा थोड़ा सरप्राइज होकर बोलता है कि आप काफी शार्प हो, बिल्कुल सही समझा। ग्लीस कामली जवाब देती है कि एक्सपीरियंस के साथ ये सब चीजें अपने आप समझ आ जाती हैं। वो उसे टेंशन ना लेने को कहती है और अश्योर करती है कि वो सूटेबल कैंडिडेट्स अरेंज कर देगी, जिसमें से रियोमा जिससे चाहे सिलेक्ट कर सकता है। रियोमा दिल से उनका थैंक्स करता है और घर वापस आ जाता है। रेजिडेंस पहुंचकर वो पूरी फैमिली को शॉप के ओपनिंग डे के बारे में डिटेल में बताता है। ड्यूक उसकी बातें सुनकर कहते हैं कि ये तो एक ग्रेट सक्सेस थी। रियोमा थोड़ा हम्बल होते हुए जवाब देता है कि अभी सब कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि उसका मेन गोल ये है कि कस्टमर सच में सेटिस्फाइड हो और बार बार वापस आए। इलिया उसे एंकरेज करते हैं और कहती है कि उसे पूरा भरोसा है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। तभी ड्यूक एक यूजफुल सजेशन देते हैं कि रियोमा को टाउन गार्ड से भी मिलना चाहिए। रियोमा थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्यों। ड्यूक एक्सप्लेन करते हैं कि गार्ड्स मोस्टली यूनिफॉर्म्स पहनते हैं जो रोज गंदे होते हैं, इसलिए उनके कपड़े क्लीन करना एक स्टेबल इनकम सोर्स बन सकता है। रियोमा तुरंत ये बात समझ जाता है और उनका शुक्रिया अदा करता है। थोड़ी देर बाद रियोमा अपने रूम में रेस्ट करने चला जाता है। जैसे ही वो सोने की तैयारी करता है, इलिया आकर उसे गुड नाइट विश करती है। रियोमा सुकून से बेड पर लेट जाता है, थका हुआ लेकिन काफी सेटिस्फाइड फील करता हुआ। आने वाले दिनों में शॉप लगातार बिजी रहती है, कस्टमर्स खुश होते हैं और बार बार वापस आते हैं। एक दिन रियोमा मर्चेंट गिल्ड जाता है जहां ग्लीस उससे बताती है कि उसने अकाउंटिंग हैंडल करने के लिए सूटेबल कैंडिडेट्स गैदर कर लिए हैं और वो तुरंत किसी को हायर कर सकता है। रियोमा उनका थैंक्स बोलता है और ग्लीस जवाब देती है कि ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, बिजनेस रिलेटेड मैटर्स नेचुरली मर्चेंट गिल्ड ही हैंडल करता है। रियोमा एप्लीकेंट्स से मिलता है, काफी लोग उसे देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और आपस में विस्पर करने लगते हैं कि इतना छोटा लड़का ओनर कैसे हो सकता है। रियोमा कॉन्फिडेंटली सबको ग्रीट करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है एज द ओनर ऑफ बैम्बू क्लीनिंग सर्विसेज। ये सुनते ही काफी कैंडिडेट्स शॉक हो जाते हैं। जब रियोमा बिजनेस का पूरा नेचर एक्सप्लेन करता है तो ज्यादातर लोग वहां से चले जाते हैं। जो थोड़े लोग बचते हैं उनसे रियोमा उनका नाम और कंडीशंस पूछता है। एक बुजुर्ग आदमी अपना नाम फाय बताता है और अपनी बेटी ले को इंट्रोड्यूस करता है। वो ऑनेस्टली बताता है कि उसकी एक टांग इंजर्ड है जो शायद प्रॉब्लम बन सकती है। रियोमा कामली जवाब देता है कि ये बिल्कुल इशू नहीं होगा और उनसे सैलरी एक्सपेक्टेशंस पूछता है। फाय कहता है कि बस इतना मिल जाए कि वो इज्जत से जी सके। फिर रियोमा ले से पूछता है कि क्या उन्हें वर्क प्लेस पर या किसी सस्ती जगह पर रहने की परमिशन मिलेगी। रियोमा तुरंत बताता है कि स्टाफ के लिए डॉर्मेटरीज ऑलरेडी रेडी है। फिर रियोमा एक आखिरी सवाल करता है क्योंकि उसने नोटिस किया था कि दोनों फिजिकली फिट लग रहे थे और वेपन्स कैरी कर रहे थे। फाय और ले ये बात सुनकर थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं। फाय एडमिट करता है कि वो पहले असैसिन्स थे, लेकिन ये काफी पुरानी बात है और फिर वो अपनी पूरी कहानी ऑनेस्टली रियोमा को सुनाता है। सब सुनने के बाद रियोमा सीधा पूछता है कि वो कब से काम स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों हैरान हो जाते हैं कि इतनी आसानी से रियोमा उन्हें एक्सेप्ट कर रहा है। रियोमा एक्सप्लेन करता है कि अगर गिल्ड मास्टर ने उन्हें सूटेबल माना है तो उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों तुरंत काम स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। रियोमा पूछता है कि क्या वो स्टोर सिक्योरिटी भी हैंडल कर सकते हैं और दोनों खुशी खुशी मान जाते हैं। वो उन्हें शॉप पर ले जाता है जहां फाय और ले बिल्डिंग और क्राउड देखकर काफी इंप्रेस हो जाते हैं। रियोमा उन्हें बोलता है कि ओवरवर्क ना करें और आराम से काम हैंडल करें। फिर वो उन्हें क्लारा और कोल से इंट्रोड्यूस करवाता है। फाय को रिसेप्शन का काम दिया जाता है और ले को लॉन्ड्री हैंडलिंग का। इसके बाद वर्क फ्लो तुरंत पहले से काफी स्मूथ हो जाता है। दिन के एंड में रियोमा सबको थैंक्स बोलता है और क्लारा और कोल से प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने को कहता है। उसके बाद वो हीलिंग स्लाइम की मदद से फाय की इंजर्ड लेग को पूरी तरह ठीक कर देता है। फाय इमोशनल होकर उसका दिल से शुक्रिया अदा करता है। रियोमा उन्हें लिविंग क्वार्टर्स दिखाता है जो दोनों को काफी कंफर्टेबल लगते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट देखकर रियोमा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि प्रॉफिट्स पहले दिन से भी ज्यादा निकले थे। कोल एक्सप्लेन करता है कि जैसे जैसे वर्ड स्प्रेड होगा बिजनेस और ग्रो करेगा क्योंकि शहर इंडस्ट्रियल नेचर का है। वो फ्यूचर में दूसरे शहरों में एक्सपेंशन का आइडिया भी देता है। रियोमा कहता है कि अभी थोड़ा जल्दी होगा लेकिन आइडिया को कंसिडर जरूर करेगा। रियोमा क्लारा और कोल को बताता है कि फाय और ले स्टोर सिक्योरिटी भी करेंगे और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का पेमेंट उनकी सैलरी में ऐड होना चाहिए। सब लोग ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं और दूसरा वर्क डे भी पीसफुली खत्म हो जाता है। अगली सुबह रियोमा इलिया से मिलता है और उसे अश्योर करता है कि स्टोर अब पूरी तरह स्टेबल हो गया है।
जब वो शॉप पहुंचता है वहां फिर से सुबह से ही कस्टमर्स की लाइन लग चुकी होती है। अपनी टीम को रिवॉर्ड देने के लिए रियोमा पिज्जा बनाता है और सबके लिए स्टैगर्ड ब्रेक्स अरेंज करता है ताकि कोई थके ना। इस जेस्चर से सबका मूड काफी अपलिफ्ट हो जाता है और दिन बिना किसी प्रॉब्लम के निकल जाता है। शाम को जब सेल्स चेक होती है तो पता चलता है कि प्रॉफिट्स पहले से भी आधे ज्यादा हो गए हैं। लेई कहती है कि ये बिजनेस आगे चलकर और भी बड़ा होने वाला है। रियोमा सोचता है कि शायद और स्टाफ हायर करना पड़ेगा और ये आइडिया क्लारा और कोल के साथ डिस्कस करता है। क्लारा बोलती है कि ये बिल्कुल सही डिसीजन होगा। कोल ऐड करता है कि मर्चेंट गिल्ड हमेशा की तरह इसमें भी मदद करेगा। फिर रियोमा कहता है कि वो एक कुक भी हायर करना चाहता है। जब दोनों पूछते हैं क्यों, तो रियोमा समझाता है कि सब लोग दिन भर बिजी रहते हैं, इसलिए एक डेडिकेटेड कुक होना जरूरी है ताकि स्टाफ को प्रॉपर मील्स मिल सके। वो ये भी कहता है कि अच्छा खाना हार्ड वर्किंग लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। रियोमा ग्लीस से मिलने जाता है और उसे अपनी रिक्वायरमेंट बताता है। वो वार्मली उसका वेलकम करती है और पूछती है कि कितने लोग चाहिए। रियोमा कहता है कि 3 और एम्प्लॉइज और एक कुक। तीसरे दिन ग्लीस 3 नए एम्प्लॉइज फीना, मरिया और जेन को लेकर आती है। सब अरेंजमेंट स्मूथली हो जाते हैं और तीनों ये जानकर काफी सरप्राइज होते हैं कि ओनर इतना यंग है। फिर ग्लीस सेल्मा को इंट्रोड्यूस करती है जो एक प्रोफेशनल कुक थी और पहले हाई क्लास होटल्स में काम कर चुकी थी। सब लोग रियोमा के अंडर काम करने और डॉर्मेटरीज में रहने के लिए अग्री कर लेते हैं। ग्लीस कैजुअली कमेंट करती है कि अगर बिजनेस इसी स्पीड से चलता रहा तो रियोमा को दूसरे शहर में ब्रांच खोलने के बारे में सोचना चाहिए। रियोमा बोलता है कि अभी शायद थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन ग्लीस इंसिस्ट करती है कि टाइमिंग बिल्कुल सही है। नए स्टाफ के आने के बाद स्टोर की प्रमोशंस और बेटर हो जाती है और एक पूरा हफ्ता बिना किसी प्रॉब्लम के गुजर जाता है। बिजनेस स्टेबल रहता है, कस्टमर सेटिस्फाइड रहते हैं और सब एम्प्लॉयज एक टीम की तरह स्मूथली काम करते हैं। इसी बीच एक दिन ड्यूक की फैमिली शॉप विजिट करती है और दूर से खड़े होकर रियोमा को देखते हैं जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना सपना सच बनाता जा रहा था। ड्यूक और उनकी फैमिली दूर से रियोमा को देखते हैं और जो उन्हें नजर आता है उससे वो काफी खुश हो जाते हैं। ड्यूक हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि रियोमा ने एक बार फिर उनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा काम किया है। तभी रियोमा की नजर उन पर पड़ती है। वो तुरंत उनके पास आता है और सबका वार्म वेलकम करता है। उसके बाद रियोमा रीनबैग से मिलने जाता है ताकि पूछ सके कि स्टोर का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। रीनबैग बताता है कि बिजनेस बिल्कुल एक्सीलेंट चल रहा है, खासकर जब से रियोमा ने 2 असिस्टेंट्स एक्सेप्ट किए और एक्स्ट्रा स्टाफ हायर किया। इस वजह से मैनेजमेंट काफी स्मूथ हो गया है। रीनबैग ओपनली रियोमा की जजमेंट की तारीफ करता है और उसे अप्रिशिएट करता है। रियोमा थोड़ा हेजिटेंट टोन में एडमिट करता है कि बिजनेस इतनी तेजी से ग्रो हुआ है कि अब उसे थोड़ी टेंशन होने लगी है। तब रीनबैग बताता है कि उसने रियोमा को सिर्फ इसी बात के लिए बुलाया है क्योंकि उसके पास एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। रियोमा क्यूरियस होकर उसकी बात सुनता है। रीनबैग पॉइंट आउट करता है कि रियोमा ऑलरेडी मेटल इनगॉट्स, स्टिकी स्लाइम थ्रेड और वाटरप्रूफ फैब्रिक रेगुलर बेसिस पर सप्लाई कर रहा है। फिर वो पूछता है कि क्या रियोमा इन सब चीजों को और ज्यादा क्वांटिटी में सप्लाई करने के लिए रेडी होगा। रियोमा पहले थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए रीनबैग उसे याद दिलाता है कि फ्रॉग आउटब्रेक सीजन बिल्कुल पास आ रहा है। रियोमा तुरंत समझ जाता है और हाँ में सर हिलाता है। रीनबैग एक्सप्लेन करता है कि फ्रॉग्स की स्किन से आर्मर बनता है जो मार्केट में काफी बिकता है और उनके इंटरनल ऑर्गन से मेडिसिन बनाई जाती हैं। इसी वजह से इस सीजन में लेक के पास बहुत सारे एडवेंचरर्स इकट्ठा हो जाते हैं और इससे वाटरप्रूफ कपड़ों और बूट्स की डिमांड अचानक काफी बढ़ जाती है। रियोमा पूरी बात समझकर कहता है कि वो तुरंत प्रोडक्शन शुरू कर देगा। रीनबैग काफी सेटिस्फाइड फील करता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। बाद में रियोमा घर पर एक स्लाइम को आयरन पाउडर खिला रहा होता है। इलिया ये देखकर क्यूरियस होकर पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। रियोमा एक्सप्लेन करता है कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ताकि देख सके कि क्या ये स्लाइम आयरन स्लाइम में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इलिया समझ जाती है और फिर पूछती है कि क्या रियोमा अभी भी केव के अंदर वाटरप्रूफ फैब्रिक बना रहा है। रियोमा बताता है कि केव सबसे बेस्ट जगह है क्योंकि वहां शोर शराबा नहीं होता। इलिया पूछती है कि क्या वो भी उसके साथ चल सकती है। रियोमा मान जाता है लेकिन वार्न करता है कि काम थोड़ा टायरिंग हो सकता है। केव पहुंचकर इलिया अपनी असली वजह बताती है। वो कहती है कि वो वहां वायलिन प्रैक्टिस करना चाहती है जहां वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के फ्रीली प्ले कर सके। रियोमा ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज्ड होता है और पूछता है कि उसे म्यूजिक इतना पसंद क्यों है। इलिया एक्सप्लेन करती है कि लेक पर जो लिमर बर्ड्स आते हैं वो म्यूजिक के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। उन्हें टेम करने के लिए म्यूजिक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो बताती है कि ये बर्ड्स साउंड के जरिए कम्युनिकेट करते हैं और अगर उन्हें म्यूजिक पसंद आ जाए तो टेमिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। रियोमा ये सब सुनकर कहता है कि उसने ये पहली बार सुना है। इलिया उससे बोलती है कि वो अपने फैब्रिक का काम करे और वो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करेगी। जैसे ही वो वायलिन बजाना शुरू करती है केव का माहौल बिल्कुल मैजिकल हो जाता है। रियोमा और उसके स्लाइम्स दोनों म्यूजिक में पूरी तरह खो जाते हैं। काम खत्म होने के बाद रियोमा इलिया के पास बैठ जाता है। इलिया उसकी स्पीड की तारीफ करती है कि उसने काम कितनी जल्दी कंप्लीट कर लिया। रियोमा उसके म्यूजिक की तारीफ करता है। फिर वो सजेस्ट करता है कि जब तक फैब्रिक ड्राई हो रहा है वो दोनों साथ में कुछ प्ले कर सकते हैं। इलिया ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। तभी रियोमा अर्थ मैजिक यूज करके एक छोटी सी स्टोन स्कल्पचर बनाता है जो बिल्कुल इलिया जैसी दिखती है।
एलिया ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है और दिल से उसका थैंक्स करती है। रियोमा फिर पूरी फैमिली के लिए भी छोटे छोटे स्कल्पचर्स बना देता है। घर वापस जाने पर सब लोग फिगरीन्स देखकर इमोशनल और खुश हो जाते हैं। एलियास रियोमा को स्पेशल थैंक्स बोलती है और कहती है कि ये गिफ्ट उसके लिए बहुत मीनिंगफुल है। ड्यूक सजेस्ट करते हैं कि एलिया जब स्कूल जाएगी तो ये स्कल्पचर्स अपने साथ ले जाए ताकि उसे कभी लोनली फील ना हो। एलिया खुशी से मान जाती है और रियोमा से कहती है कि वो भी अपना स्कल्पचर बना दे। रियोमा थोड़ा शर्मा जाता है लेकिन मान जाता है। अगली सुबह रियोमा शॉप पर जाता है और देखता है कि उसके बिना भी सब कुछ परफेक्टली स्मूथ चल रहा है। ये देखकर वो वापस केव चला जाता है ताकि और फैब्रिक प्रोड्यूस कर सके। इंतजार के वक्त वो स्लाइम्स के साथ कॉम्बैट ट्रेनिंग भी करता है और उनकी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है। ट्रेनिंग के बाद रियोमा एक नया चेंज नोटिस करता है। जिस स्लाइम को वो आयरन पाउडर खिला रहा था वो अब ट्रांसफॉर्म हो चुका था। अप्रेजल यूज करके वो कंफर्म करता है कि वो अब एक आयरन स्लाइम बन गया है। रियोमा समझ जाता है कि अलग अलग मेटल्स खाने से मेटल स्लाइम बनता है, लेकिन सिर्फ आयरन खाने से आयरन स्लाइम बनता है। ये डिस्कवरी उसे काफी एक्साइट कर देती है। शाम को जब वो शॉप वापस आता है, फीना उसका वेलकम करती है और बताती है कि क्लीनिंग स्लाइम्स स्प्लिट हो गए हैं और उनकी क्वांटिटी डबल हो गई है। वो थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है, लेकिन रियोमा उसे समझाता है कि इससे काम और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। जब सेल्स रिव्यू होती है, क्लारा रिपोर्ट करती है कि प्रॉफिट्स इस बार ट्रिपल हो चुके हैं। ये सुनते ही पूरी टीम शॉक हो जाती है। रियोमा सबको थैंक यू बोलता है और कहता है कि ये सक्सेस उनकी मेहनत की वजह से है। कोल सिंपल तरीके से बोलता है कि काम करना उनका फर्ज है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं। रियोमा पूछता है कि क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, लेकिन सब हंसते हुए कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। ये सुनकर रियोमा अचानक अनईजी फील करता है। उसे रियलाइज होता है कि वो एक इंपॉर्टेंट चीज भूल गया, स्टाफ को प्रॉपर रेस्ट डेज देना। फी उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर पूछती है कि क्या हुआ। रियोमा थोड़ा गिल्टी फील करते हुए कहता है कि उसने अब तक हॉलीडेज देने के बारे में सोचा ही नहीं। सब लोग सरप्राइज होकर पूछते हैं, हॉलीडेज? रियोमा कहता है कि या तो शॉप एक दिन बंद रहेगी या फिर रोटेशन सिस्टम होगा। ये सुनकर एम्प्लॉइज खुशी से रिएक्ट करते हैं। क्लारा बताती है कि नॉर्मल वर्कर्स को छुट्टी मिलना बहुत रेयर होता है। रियोमा फर्म टोन में कहता है कि उसके स्टोर में ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं चलेगा। वो चाहता है कि सब लोग कंफर्टेबली काम करें और अपने काम पर प्राउड फील करें। थोड़ी देर बाद कुक अनाउंस करता है कि खाना रेडी है और सब मिलकर साथ में डिनर करते हैं। उसके बाद रियोमा एडवेंचरर्स गिल्ड जाता है और मैलीन से मिलता है। वो सोचती है कि शायद वो कोई गिल्ड मिशन लेने आया है। रियोमा कंफर्म करता है और एक हर्ब गैदरिंग क्वेस्ट ले लेता है। काम निपटाकर जब वो शॉप वापस आता है तो देखता है कि वहां पहले से ही काफी ज्यादा क्राउड जमा हो चुका है। दिन के काम के बाद मैलीन उसे बुलाकर एक स्पेशल मिशन के बारे में बताती है। वो कहती है कि साइकोम पोर्ट से कुछ एडवेंचरर्स आए हैं जो एक रेयर स्लाइम पकड़ कर लाए हैं। ये सुनते ही रियोमा के अंदर क्यूरियोसिटी जाग जाती है। वो पूछता है कि क्या स्लाइम अभी भी अवेलेबल है। जैसे ही मैलीन हाँ कहती है, रियोमा बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत उस जगह की तरफ निकल पड़ता है। वो एक शांत और थोड़ी सुनसान सी जगह पहुंचता है और अंदर जाने से पहले एक पल के लिए हेजिटेट करता है। अंदर जाते ही रियोमा को वहां कुछ एडवेंचरर्स मिलते हैं और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। उनमें से एक आदमी थोड़ा रूड तरीके से रिएक्ट करता है और रियोमा को मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोग तुरंत माफी मांग लेते हैं। रियोमा कामली कहता है कि वो उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता है क्योंकि उनका स्लाइम कहीं सेल नहीं हो पाया। वो आदमी मान लेता है कि टेमर गिल्ड ने सच में उनका स्लाइम लेने से मना कर दिया था। अचानक वही आदमी गुस्से में आकर रियोमा का कॉलर पकड़ लेता है और उस पर टॉन्ट मारने का इल्जाम लगाता है, लेकिन अगले ही पल वो इमोशनली टूट जाता है, नीचे गिर पड़ता है और खुद को बेवकूफ कहने लगता है। उसके साथी तुरंत उसे बाहर ले जाते हैं ताकि वो थोड़ा काम हो सके। तब ग्रुप का लीडर आगे आता है और अपना नाम शिन बताता है, साथ ही अपने पार्टनर काई का भी इंट्रोडक्शन देता है। शिन रियोमा से पूछता है कि आखिर वो इस स्लाइम को क्यों खरीदना चाहता है। रियोमा सिंपल तरीके से जवाब देता है कि क्योंकि वो लोग इसे कहीं बेच नहीं पा रहे, इसलिए वो इसे खरीदना चाहता है। काई क्यूरियस होकर पूछता है कि इतना अजीब स्लाइम कोई क्यों लेना चाहेगा। रियोमा एक्सप्लेन करता है कि वो स्लाइम्स का स्टडी और कलेक्शन करता है और अगर ये सच में रेयर है तो वो इसे जरूर रखना चाहेगा। शिन रिलीव्ड फील करता है और कहता है कि अगर रियोमा इसे खरीद ले तो उनका काफी बड़ा टेंशन दूर हो जाएगा। जब रियोमा प्राइस के बारे में पूछता है, शिन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है कि उन्हें आइडिया ही नहीं है कि कितना दाम रखें, क्योंकि गेमर गिल्ड ने इसे बिल्कुल वर्थलेस बोल दिया था। रियोमा कहता है कि पहले वो इसे थोड़ा चेक करना चाहेगा और अगर ये उसके पास पहले से नहीं हुआ तो वो इसे जरूर खरीदेगा। काई एक कंटेनर ले आता है। जैसे ही रियोमा उसे खोलता है, अंदर एक अजीब सी लाल लिक्विड जैसी चीज दिखती है। उसने पहले कभी ऐसा स्लाइम नहीं देखा होता। थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद रियोमा बिना हिचकिचाए बोलता है कि वो इसे खरीदेगा। वो उन्हें 2 गोल्ड कॉइन्स देता है, जिससे सब लोग बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं। काई कंफर्म करता है कि क्या रियोमा सच में इतनी बड़ी अमाउंट देना चाहता है। रियोमा मुस्कुराते हुए कहता है कि वो एक नई स्लाइम स्पीशीज मिलने पर ग्रेटफुल फील कर रहा है और उनका शुक्रिया अदा करता है। जाने से पहले वो उन्हें एडवाइस देता है कि अपकमिंग फ्रॉग सीजन के दौरान वो लोग अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सब लोग उसका थैंक्स बोलते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। रियोमा स्लाइम को लेकर अबैंडन्ड माइंस की तरफ चला जाता है ताकि सेफ एनवायरनमेंट में उसका ऑब्जर्वेशन कर सके।
वहां जाकर वो उस स्लाइम के साथ टेमिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाता है जो सक्सेसफुली हो जाता है। अप्रेजल यूज करने पर पता चलता है कि इसका नाम ब्लड स्लाइम है, जो अपनी अपीयरेंस की वजह से ऐसा कहलाता है। उसके पास ब्लड सक नाम का स्किल होता है, जिसका मतलब है कि ये ब्लड पर फीड करता है। रियोमा इस एबिलिटी को काफी यूजफुल मानता है और सोचता है कि कॉम्बैट सिचुएशंस में ये काम आ सकता है। बाद में रियोमा इलिया के साथ बैठा होता है और इलिया उससे बताती है कि फैमिली अगले दिन से उसे टेमिंग मैजिक सिखाना शुरू करने वाली है। वो रियोमा से पूछती है कि क्या वो उसके साथ ये ट्रेनिंग लेना चाहेगा। रियोमा बिना सोचे हाँ बोल देता है, क्योंकि उसे ये आइडिया काफी एक्साइटिंग लगता है। अगली सुबह पूरी फैमिली एक ट्रेनिंग ग्राउंड पर इकट्ठा होती है। एलिस रियोमा और इलिया से पूछती है कि क्या उन्हें टेमिंग मैजिक के बेसिक्स पता है। इलिया जवाब देती है कि टेमिंग का मतलब है मॉन्स्टर के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करना और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना। एलिस एग्री करती है और कहती है कि आज हम लोग शेयर्ड सेंसरी मैजिक सीखने वाले हैं। रियोमा थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, तो एलिस एक्सप्लेन करती है कि इस मैजिक से टेमर अपने मॉन्स्टर्स के सेंसेस फील कर सकता है। ड्यूक बताते हैं कि ये मैजिक स्पेशली टेमिंग के लिए होता है, समनिंग के लिए ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। जब रियोमा इसका रीजन पूछता है, ड्यूक समझाते हैं कि समन क्रीचर्स के साथ सिर्फ एक सिंगल लिंक होता है, इसलिए सेंसरी शेयरिंग स्टेबल नहीं होती। ग्रैंडफादर ऐड करते हैं कि इस स्किल को मास्टर करने के लिए एक्सपीरियंस और मॉन्स्टर्स के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी होता है। ट्रेनिंग के लिए आज बर्ड्स का यूज किया जाएगा। इलिया पूछती है कि क्या वो लोग स्लाइम्स यूज नहीं करेंगे। एलिस बताती है कि स्लाइम्स के साथ सेंसरी डिफरेंस समझना मुश्किल होता है, इसलिए बर्ड्स ज्यादा सूटेबल है। ड्यूक एक्सप्लेन करते हैं कि स्लाइम के सेंसेस शेयर करके कोई मीनिंगफुल चीज फील नहीं की जा सकती। उसके बाद एलिस दोनों को बर्ड्स के साथ कनेक्ट होने का इंस्ट्रक्शन देती है। बर्ड्स रिलीज किए जाते हैं और रियोमा तुरंत फोकस करने लगता है। थोड़ी ही देर में रियोमा सक्सेसफुली कनेक्शन बना लेता है और इलिया भी कुछ टाइम बाद सक्सीड हो जाती है। एलिस कहती है कि अगला स्टेप सेंसेस शेयर करना है और इसके लिए किसी स्पेल की जरूरत नहीं होती, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है। शुरू में दोनों को प्रोसेस थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। रियोमा पूरी कोशिश करता है और इमेजिन करता है कि बर्ड क्या देख रहा होगा। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी डू डिवाइस के थ्रू देख रहा हो। जैसे ही कनेक्शन कंप्लीट होता है, रियोमा थोड़ा अनईजी फील करता है। ये देखकर एलिस, ड्यूक और ग्रैंडफादर सब सरप्राइज्ड हो जाते हैं। ड्यूक कहते हैं कि रियोमा की प्रोग्रेस सच में रिमार्केबल है। रियोमा कंफर्म करता है कि अब वो बर्ड्स की आंखों से खुद को देख पा रहा है। ग्रैंडफादर उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये काफी डिफिकल्ट मैजिक होता है। ड्यूक एडवाइस देते हैं कि वो अपनी आंखें बंद करके सिर्फ बर्ड के विजन पर फोकस करे। रियोमा ऐसा ही करता है और थोड़ी देर में सेंसेशन स्टेबल हो जाती है। इलिया को ये प्रोसेस थोड़ा ज्यादा टफ लगता है। रियोमा मन ही मन समझ जाता है कि उसके लिए ये इसलिए इजी है क्योंकि वो अपने पुराने लाइफ के कॉन्सेप्ट्स इमेजिन कर पाता है, जबकि इलिया के पास ऐसे रेफरेंसेस नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान रियोमा का बर्ड उड़ान भर लेता है और ऊपर से मिलने वाला व्यू उसे काफी एक्साइटिंग लगता है। थोड़ी देर बाद सब लोग ब्रेक लेते हैं और साथ में टी पीते हैं। सेशन के एंड तक रियोमा और इलिया दोनों शेयर्ड सेंसरी टेमिंग मैजिक को सक्सेसफुली मास्टर कर लेते हैं। ग्रैंडफादर उन दोनों की प्रोग्रेस देखकर काफी इंप्रेस्ड हो जाते हैं। ड्यूक एडमिट करते हैं कि उन्होंने सोचा था रियोमा को इस लेसन में मुश्किल होगी, लेकिन वो एक बार फिर सबकी एक्सपेक्टेशन से आगे निकल जाता है। एलिस रियोमा से पूछती है कि क्या ये सच में उसका पहला एक्सपीरियंस था। रियोमा हाँ बोलता है। वो पूछती है कि क्या उसे कुछ अनयूजुअल फील हुआ और रियोमा मना कर देता है। एलिस कहती है कि इसका मतलब है रियोमा की एफिनिटी बर्ड्स के साथ काफी स्ट्रांग है। रियोमा क्यूरियस होकर पूछता है कि इसका क्या मतलब है। ड्यूक एक्सप्लेन करते हैं कि हर टेमर की किसी न किसी टाइप के मॉन्स्टर्स के साथ नेचुरल कंपैटिबिलिटी होती है। रियोमा कहता है कि उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग एफिनिटी डेफिनेटली स्लाइम्स के साथ है। ड्यूक अग्री करते हैं क्योंकि रियोमा ने इतने सारे स्लाइम्स टेम किए हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं कि अपनी एफिनिटी समझना एक सक्सेसफुल टेमर बनने के लिए बहुत जरूरी होता है। फिर रियोमा क्यूरियोसिटी में ग्रैंडफादर से पूछता है कि उनकी स्पेशलिटी क्या है। ग्रैंडफादर बताते हैं कि वो रेप्टाइल्स को रेज करने में एक्सपर्ट हैं। वो ज्यादा मॉन्स्टर्स एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक एक्सट्रीमली पावरफुल क्रीचर को परफेक्टली मैनेज कर लेते हैं। ड्यूक बताते हैं कि उनकी स्पेशलिटी 4 लेग्ड मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन बर्ड्स उनके लिए अभी भी डिफिकल्ट रहते हैं। जैसे ही रियोमा एलिस की तरफ देखने लगता है, अचानक एक पावरफुल प्रेजेंस वहां फील होती है, जिससे रियोमा तुरंत अलर्ट हो जाता है। एलिस तुरंत रियोमा को काम करती है और सरप्राइज के लिए माफी मांगती है। वो एक्सप्लेन करती है कि जो पावरफुल प्रेजेंस उसने फील की वो असल में लोअर है, उसका टेम्ड बीस्ट। रियोमा क्यूरियस होकर पूछता है कि क्या ये कोई लेजेंडरी मॉन्स्टर है। एलिस मुस्कुराते हुए क्लियर करती है कि ये एक फेनरिर है। वो बताती है कि फेनरिर सच में लेजेंडरी बीस्ट होते हैं, लेकिन ये वाला अभी काफी यंग है। ये एक वुल्फ जैसा दिखता है, आइस मैजिक यूज कर सकता है और पावर के मामले में बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। रियोमा पूरी तरह स्टन रह जाता है और कहता है कि किसी मॉन्स्टर का मैजिक यूज करना सच में अनबिलीवेबल लगता है। एलिस आगे बताती है कि लोर्ग अपने पैक का लीडर है और इसी वजह से वो लगभग 20 फेनरिर टाइप मॉन्स्टर्स को टेम कर पाई है। वो कैजुअली ऐड करती है कि उसके कंट्रोल में करीब 100 म्यूटेंट वुल्व्स भी हैं। ये सुनते ही रियोमा बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। एलिस सिंपल तरीके से कहती है कि म्यूटेंट वुल्व्स उसकी असली स्पेशलिटी है। ड्यूक बीच में बोलते हैं कि एलिस देश के सबसे स्किल्ड टेमर्स में से एक मानी जाती है। वो एडमिट करते हैं कि कभी कभी उसकी एबिलिटीज देखकर उन्हें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तक फील होता था। एलिस मुस्कुराकर कहती है कि ड्यूक हमेशा सोर्ड्समैनशिप में ज्यादा इंटरेस्टेड रहे और उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है।
ड्यूक रिप्लाई करते हैं कि एलिस और उसके फादर के कंपैरिजन में वो कभी खुद को नेचुरल टेमर नहीं समझ पाए। रियोमा अभी भी एलिस की स्ट्रेंथ और उसके मॉन्स्टर्स के स्केल को सोचकर पूरी तरह ओवरवेल्म्ड फील कर रहा होता है। उसका ये एक्सप्रेशन देखकर इलिया पूछती है कि आखिर क्या बात है। रियोमा हल्का सा हंसता है और कहता है कि वो सिर्फ ये सोच रहा था कि वो इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के बीच कैसे आ गया। एलिस कहती है कि अगर उसे ये सब इंप्रेसिव लग रहा है तो उसने अभी तक राइनबैक को उसके बेस्ट फॉर्म में नहीं देखा। वो बताती है कि राइनबैक के पास भले ही 20 से कम म्यूटेंट मॉन्स्टर्स हों, लेकिन उनमें से लगभग आधे ड्रैगन्स हैं। ये सुनते ही रियोमा एक बार फिर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। ग्रैंडफादर हल्का सा हंसते और कहते हैं कि ये सब सिर्फ गुड लक की वजह से पॉसिबल हुआ। वो एक्सप्लेन करते हैं कि उनका पहला मॉन्स्टर ही इतना पावरफुल था कि धीरे धीरे बाकी ड्रैगन्स ने भी उसकी लीड फॉलो करनी शुरू कर दी। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि उन ड्रैगन्स को सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशंस में ही समन किया जाता है, वरना केओस संभालना मुश्किल हो जाता है। रियोमा कहता है कि वो इस बात को अच्छी तरह समझ सकता है। फिर वो पूछता है कि बाकी म्यूटेंट मॉन्स्टर्स आमतौर पर क्या करते हैं। ग्रैंडफादर बताते हैं कि वो किंगडम के एक माउंटेनियस एरिया में रहते हैं और डेंजरस मॉन्स्टर्स को बाहर निकलने से रोकते हैं। एलिस ऐड करती है कि उसके वुल्व्स एक अलग माउंटेन गार्ड करते हैं जहां वैल्यूएबल मेडिसिनल हर्ब्स मिलते हैं ताकि कोई हंटर वहां एंटर ना कर सके। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद एलिस सजेस्ट करती है कि अब ट्रेनिंग दोबारा शुरू करनी चाहिए। कुछ दिन बाद रियोमा अपने शॉप में बैठा होता है और अपने एडवेंचरर फ्रेंड्स के साथ आने वाले फ्रॉग आउटब्रेक के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। वो लोग बताते हैं कि सीजन बस शुरू होने वाला है और पीक सिर्फ 3 या 4 दिन दूर है। माया एक्साइटमेंट के साथ प्रॉफिट्स के बारे में बात करती है और पूरा ग्रुप काफी एंथुसियास्टिक फील करता है। जेफ रियोमा से कहता है कि वो एक खास रीजन से उससे मिलने आए हैं। वो पूछते हैं कि जो स्पेशल यूनिफॉर्म रियोमा ने पब्लिक टॉयलेट क्लीनअप के वक्त पहना था वो कहां से मिल सकता है। उन्हें ऐसा आउटफिट चाहिए ताकि फ्रॉग हंटिंग के वक्त भीगने से बच सके। रियोमा उन्हें बताता है कि वो मॉर्गन इंपोर्ट कंपनी जाकर उसका नाम मेंशन करे। सब लोग उसका थैंक्स बोलते हैं और तुरंत वहां से निकल जाते हैं। बाद में घर पर रियोमा ड्यूक और फैमिली के साथ बैठा होता है। ड्यूक पूछते हैं कि क्या उसने लेटेस्ट न्यूज सुनी। रियोमा कंफर्म करता है कि हाँ, उसे सब पता है। इलिया एक्साइटमेंट में बताती है कि जल्द ही बर्ड्स लेक पर फ्रॉग्स हंट करने के लिए इकट्ठा होंगे और वो उन्हें टेम करना चाहती है। एलिस कहती है कि अगले दिन वो सब लेक के लिए निकलने वाले हैं और रियोमा भी साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। उस रात रियोमा अपने रूम में अकेला गिटार प्रैक्टिस करता है ताकि बर्ड टेमिंग के लिए अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सके। प्रैक्टिस के दौरान वो महसूस करता है कि उसके पास अभी एक्सपीरियंस की काफी कमी है। तभी उसके मन में एक हल्की सी सैडनेस आ जाती है क्योंकि सीजन खत्म होने के बाद उसे ड्यूक की फैमिली से अलग होना पड़ेगा। अगली सुबह सब लोग लेक की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में रियोमा की मुलाकात शिन के एडवेंचरर ग्रुप से होती है। वो उन्हें ग्रीट करता है और ड्यूक की फैमिली को आगे जाने को बोल देता है। शिन थोड़ा ऑकवर्ड होकर अपने पुराने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और रियोमा का शुक्रिया अदा करता है। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। रियोमा दौड़ते हुए लेक पर पहुंचता है जहां ड्यूक और बाकी सब पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचता है वो पूरी तरह अमेज्ड रह जाता है। आसमान पूरा बर्ड से भरा होता है और किनारे पर एडवेंचरर्स फ्रॉग कलेक्ट कर रहे होते हैं। ड्यूक एक आदमी की तरफ इशारा करते हैं जो बर्ड्स को टेम करने की कोशिश कर रहा होता है और रियोमा और इलिया को ध्यान से देखने को कहते हैं। वो आदमी म्यूजिक प्ले करता है लेकिन उसकी साउंड काफी हार्श और अनप्लेजेंट होती है। जब बर्ड्स रिस्पॉन्ड नहीं करते वो फ्रस्ट्रेट होकर उन पर गुस्सा करने लगता है। बर्ड्स तुरंत रिटेलिएट करते हैं और विंड मैजिक से उस पर अटैक कर देते हैं जिससे वो पैनिक में भागने लगता है। रियोमा सरप्राइज हो जाता है कि ये बर्ड्स मैजिक भी यूज कर सकते हैं। वो आदमी भागते हुए फैमिली की तरफ आ जाता है और बर्ड्स उसके पीछे होते हैं। रियोमा और कमील तुरंत आगे बढ़ते हैं और अर्थ बैरियर्स क्रिएट करके सबको प्रोटेक्ट करते हैं। तभी अचानक बर्ड्स एक बहुत ही पावरफुल साउंड रिलीज करते हैं जिससे आसपास के लोग इंटेंस पेन फील करने लगते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि सिर्फ रियोमा ही इससे बिल्कुल अनअफेक्टेड रहता है। जब बाकी सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं रियोमा ध्यान से आसमान की तरफ देखता है और सोर्स को आइडेंटिफाई कर लेता है। वो तुरंत एक इवॉल्व बर्ड को स्पॉट करता है जो ये साउंड क्रिएट कर रहा होता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए उसके अराउंड एक साउंड बैरियर बनाता है और मैजिक का इफेक्ट तुरंत न्यूट्रलाइज हो जाता है। जैसे इफेक्ट खत्म होता है सारे बर्ड्स वहां से रिट्रीट कर जाते हैं। ड्यूक और उनके लोग बाकी इफेक्टेड लोगों की मदद करने लगते हैं। सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद ड्यूक रियोमा का शुक्रिया अदा करते हैं। रियोमा पूछता है कि आखिर ये सब हुआ क्या था। सब लोग शॉक्ड होते हैं कि रियोमा को बिल्कुल भी नुकसान कैसे नहीं हुआ। ग्रैंडफादर एक्सप्लेन करते हैं कि वो बर्ड बहुत ही रेयर स्पीशीज का था जो सिर्फ 10 साल में एक बार दिखाई देता है। उसके पास विंड मैजिक के साथ साथ ब्लैक मैजिक भी होती है जो उसे काफी डेंजरस बना देती है। तब रियोमा को याद आता है कि उसकी मेंटल पेन रेजिस्टेंस स्किल ने उसे प्रोटेक्ट किया होगा। जब इलिया पूछती है कि वो कैसे सेफ रहा, रियोमा सिंपल तरीके से अपनी स्किल के बारे में बता देता है। ड्यूक आसपास का एरिया ऑब्जर्व करके कहते हैं कि बर्ड्स इस इंसिडेंट के बाद पूरी तरह गायब हो गए हैं। रियोमा स्काउट से पूछता है कि क्या बर्ड्स को उनके नेस्ट ढूंढकर लोकेट किया जाता है। एक स्काउट कंफर्म करता है लेकिन कहता है कि ये काम काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये बर्ड्स बहुत दूर तक ट्रैवल करते हैं। इलिया डिसाइड करती है कि वो लेक पर ही वेट करेगी जब तक बर्ड्स वापस ना आ जाएं। रियोमा बिना हेजिटेशन उसके साथ रुकने के लिए अग्री कर लेता है। दोनों फैमिली के साथ शाम तक लेक पर इंतजार करते रहते हैं लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है और बर्ड्स नजर नहीं आते सब थोड़े डिसअपॉइंटेड होने लगते हैं। इलिया धीरे से रियोमा से कहती है कि वो वक्त अब करीब आ रहा है जब उन्हें अपने अपने रास्ते जाना होगा। रियोमा एक पल के लिए स्टिफ हो जाता है और समझ नहीं पाता क्या बोले। उसे ऐसे इमोशनल मोमेंट्स की आदत नहीं होती। वो अपनी यादों में कुछ वर्ड्स ढूंढने की कोशिश करता है
लेकिन बोलने से पहले ही एलिस सॉफ्टली कहती है कि वो लोग जरूर फिर मिलेंगे और रियोमा से पूछती है कि क्या वो अग्री करता है। रियोमा तुरंत हाँ बोल देता है, जिससे इलिया को थोड़ी राहत मिलती है। वो उससे प्रॉमिस करने को कहती है कि दोनों एक दूसरे को लेटर्स लिखते रहेंगे। रियोमा बिना सोचे समझे ये प्रॉमिस कर देता है। ह्यूज मजाक करते हुए रियोमा को टीज करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद रियोमा इरिटेट होकर उसे जमीन पर गिरा देता है और फिर नॉर्मल हो जाता है। तभी अचानक से वो सारे बर्ड्स दोबारा लेक पर लौट आते हैं। रियोमा की नजर तुरंत उस रेयर बर्ड पर पड़ती है। वो ड्यूक से कहता है कि वो थोड़ी दूर जाकर खड़ा होना चाहता है। जब रीजन पूछा जाता है, रियोमा एक्सप्लेन करता है कि उसकी प्रेजेंस से बर्ड फिर से साउंड अटैक कर सकता है, जो बाकी लोगों के लिए डेंजरस होगा। लेकिन इलिया इस बात को बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। वो आगे बढ़कर कॉन्फिडेंटली कहती है कि वो रियोमा की मौजूदगी को कभी अपनी फेलियर का बहाना नहीं बनने देगी। फिर वो बर्ड से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे ध्यान से देखे जब वो अपनी परफॉर्मेंस शुरू करे। इलिया अपना म्यूजिक प्ले करना स्टार्ट करती है। उसकी मेलोडी बहुत जेंटल और क्लियर होती है, जो वहां मौजूद हर एक इंसान का अटेंशन खींच लेती है। यहाँ तक कि एडवेंचरर्स भी चुपचाप सुनने लगते हैं। धीरे धीरे बर्ड्स भी उसके म्यूजिक का जवाब देना शुरू कर देते हैं और उसके साथ सुर मिलाने लगते हैं। ये देखकर रियोमा उसे याद दिलाता है कि टेमिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाना जरूरी है। इलिया तुरंत फोकस करके कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लेती है और उसके चेहरे पर खुशी साफ झलकती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और तालियों से उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि उसने एक साथ 9 बर्ड्स को टेम कर लिया था। अब बारी होती है रियोमा की। वो अपना गिटार निकालता है, जिसे देखकर सब लोग क्यूरियस हो जाते हैं। बर्ड्स के झुंड में वो रेयर बर्ड अभी भी मौजूद होता है। रियोमा खुद को मेंटली स्टेडी करता है और गिटार बजाना शुरू करता है। उसका म्यूजिक पूरे लेक एरिया में स्मूथली फैल जाता है, इतना बैलेंस्ड और सोलफुल कि सुनने वाले महसूस करते हैं कि ये कुछ अलग ही लेवल का साउंड है। बर्ड्स तुरंत उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे उसके पास इकट्ठा होने लगते हैं, जिसमें वो रेयर बर्ड भी शामिल होता है। जब इलिया उसे कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाती है, रियोमा बिना किसी प्रॉब्लम के टेमिंग कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लेता है। सब लोग एक बार फिर तालियों और बधाइयों से उसे घेर लेते हैं। उसी रात एक ग्रैंड फीस्ट रखी जाती है, जहां इलिया की सक्सेस और रियोमा के डिपार्चर को सेलिब्रेट किया जाता है। गैदरिंग के दौरान इलिया फ्लूट बजाती है और उसकी परफॉर्मेंस सुनकर रियोमा सच में इंप्रेस हो जाता है। तब उसे एहसास होता है कि ड्यूक की फैमिली के साथ उसका सफर अब सच में खत्म होने वाला है। बाद में रियोमा और इलिया थोड़ी देर उसके रूम में बैठकर बातें करते हैं। जाते वक्त इलिया उसे एक रूबी नेकलेस देती है। रियोमा ये देखकर पूरा शॉक रह जाता है। वो समझाती है कि ये नेकलेस उसकी माँ ने उसे उसके 10th बर्थडे पर दिया था और वो चाहती है कि रियोमा इसे तब तक अपने पास रखे जब तक दोनों दोबारा न मिले। रियोमा थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन फिर एक्सेप्ट कर लेता है और वादा करता है कि वो इसे हमेशा संभाल कर रखेगा। जब इलिया रूम से निकलती है, रियोमा सोचता है कि बदले में वो उसे क्या दे सकता है। तब उसे आइडिया आता है और वो इलिया को अपने 2 स्लाइम्स गिफ्ट कर देता है। कहता है कि ये उसके लिए सबसे कीमती चीज है और उसके काम जरूर आएंगे। इलिया पहले हल्की सी हंसी देती है, जिससे रियोमा को लगता है कि शायद उसने गलती कर दी, लेकिन वो तुरंत माफी मांगकर गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है और प्रॉमिस करती है कि वो उनका अच्छे से ख्याल रखेगी। अगली सुबह ड्यूक और उनकी पूरी फैमिली अपने होमलैंड वापस जाने की तैयारी करते हैं। सब लोग रियोमा को अपने अपने अंदाज में अलविदा कहते हैं और इस तरह उनके साथ गुजरा हुआ वो यादगार सफर एक इमोशनल एंड पर आ जाता है। और वीडियो तो यहीं एंड होती है, लेकिन लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरी इतनी मेहनत के लिए इतना तो बनता है। गुड बाय।